अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप तमाम बखैरियत होंगे। अजीज़ तलबा, अभी का हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट के ऊपर है। हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल फॉर्म हम किस तरह से कर सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव्स का आउटकम के साथ क्या ताल्लुक है या इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारा यूनिट जो है ये ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट के हवाले से है, यूनिट 2, जिसके ऊपर अभी हमने बात करनी है। हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स का असेसमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। टेस्ट क्या है? डेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और वही इंफॉर्मेशन फिर मेजरमेंट की सूरत में जब हमारे पास आती है, क्वांटिटेटिव डाटा की सूरत में, तो फिर ऑन दी बेसिस ऑफ डेट क्वांटिटेटिव डाटा हम असेसमेंट और एवेल्यूएशन जो है वो कर पाते हैं। सो पर्पस इसका क्या है टेस्ट का? 5 बुनियादी पर्पसेस हैं टेस्ट के। मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस सबसे अहम जो है, सबसे बुनियादी जो इसका पर्पस है, वो हम तालिब इल्म की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। वेयर द स्टूडेंट्स आर एंड वेयर वी वांट देम टू। तालिब इल्म कौन सी जगह पे हैं, कहाँ तक हम लेकर जाना चाहते हैं, या तालिब इल्म खुद भी अपने आप को देखते हैं कि वो कहाँ तक जाना चाहते थे और अभी किस जगह तक वो पहुंचे। लेवल, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहाँ तक पहुंचा, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है किस तरह की इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड थी और किस तरह की उनको हासिल हुई। सो तालिब इल्म को अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि किस लेवल तक वो पहुंची और कितनी प्रोग्रेस उनकी हो पाई। और फिर ना सिर्फ स्टूडेंट्स को अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है, बल्कि स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है। कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ा है, कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं कि जिसकी वजह से उनको वो कंटेंट समझ नहीं आ पा रही, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका उनको सामना है, कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं कि जो उनकी पूरी नहीं हो रही। सो तालिब इल्म की तमाम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, डिफ़िकल्टीज, नीड्स, डिज़ायर्स, इन तमाम का पता जो है वो तालिब इल्म को चलता है। एंड बिफोर लर्निंग टू सम इंस्ट्रक्शन, तालिब इल्म जो है वो इन सारी लर्निंग प्रॉब्लम से आगाह हो रहा होता है। तालिब इल्म को उसकी तशखीस हो रही होती है कि मेरे अंदर कौन कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर इसी टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। इसी टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको लेके जब हम एवेल्यूएशन करते हैं तो हम कुछ ना कुछ ग्रेड्स असाइन करते हैं। ABCDEF जैसे बात हुई ग्रेड्स के ऊपर जो है। और फिर जब आप ग्रेड्स कर लिए, जब आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आ गया, आपने कुछ ना कुछ रैंकिंग कर ली, तो फिर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हो। सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है। सिलेक्शन कहाँ पे है? सिलेक्शन कैन बी डन फॉर हायर स्टडीज आल्सो। मैट्रिक में कुछ मार्क्स हासिल किए, या फर्स्ट ईयर में दाखिला करना है, तो फर्स्ट ईयर में दाखिला करने के लिए आप फिर क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर टेस्ट। जो भी उनका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ और एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने जो टेस्ट दिए, उन टेस्ट की वजह से जो रिजल्ट्स मौसूल हुए, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे फिर उनको क्लासिफाई किया जाएगा और उनको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर नेक्स्ट लेवल जो है। और इन सब से हट के वहीं पे जहाँ ये सारी बातें तालिब इल्म के हवाले से हैं कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग हो रही है, स्टूडेंट्स की लर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तशखीस हो रही है, उनको ग्रेड्स मिल रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन और सिलेक्शन हो रही है, वहीं पे ही जो टीचर है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को भी वैल्यूएट कर रहा है। मैंने अगर 2 घंटे पढ़ाया और 2 घंटे के बाद स्टूडेंट से मैंने कोई सवाल किया और 2 घंटे के बाद स्टूडेंट्स मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए, इसका मतलब है कि मेरे 2 घंटे जो है वो वेस्ट हो गए, मैंने 2 घंटे अपने ज़ाया कर दिए। कि स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि जो मैं उनको बताना चाह रहा था। सो टेस्ट जो है वो फिर टीचर को भी बताएगा कि किस तरह से वो अपनी इंस्ट्रक्शन को बेहतर कर सकता है। इंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से इंस्ट्रक्शन को बेहतर कर सकता है। सो वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होती है।
کیا آج کل اگر ہم یہاں اپنے سچویشن سناریو میں انسٹیٹیوشنز کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ٹیسٹ لینے کے بعد اگر طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ٹیچر کو ملتی ہے. طالب علم فیل ہوتا ہے تو سزا ٹیچر کو ملتی ہے. کیوں ٹیچر کو ملتی ہے؟ کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی انسٹرکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے صحیح طرح سے نہیں پڑھایا. حالانکہ یہ فلسفی جو ہے لرننگ فلسفی کے حوالے سے بالکل یہ الٹ بات ہے کہ اگر طالب علم ہی نہیں پڑھنا چاہتا تو اس میں استاد کیا کر سکتا ہے؟ استاد طالب علم کو موٹیویٹ تو کر سکتا ہے، استاد طالب علم کی رہنمائی تو کر سکتا ہے، بٹ اگین سیکھنا طالب علم نے ہے. جب بھی ہم لا آف ریڈینس کی بات کرتے ہیں تو اس میں قانون آمادگی جو ہے وہ طالب علم کے پارٹ پہ ہے. unless until students is not ready to learn you can't make him able to learn. ٹیچر کوشش کر سکتا ہے بٹ پھر اگر نہیں وہ تیار ہوتا سیکھنے کے لیے تو اس میں استاد کیا کرے؟ اور جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو سزا استاد کے لیے. سو ایویلیویٹنگ انسٹرکشن جو ہے یہ ہم کرتے ہیں آن دی بیسس آف ٹیسٹ. اور جب آپ اس کو ایویلیویٹ کر لیتے ہو تو پھر ہمیں انسٹرکشن کے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری انسٹرکشن جو ہے وہ کتنی بہتر جو ہے وہ ہوئی ہے. سو یہ ہم نے پرپز آف ٹیسٹ دیکھا. پھر آبجیکٹیوز اینڈ ایجوکیشنل آؤٹ کمس، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم آبجیکٹیوز کو الگ سے ڈیفائن بھی کریں گے اور آؤٹ کمز کو بھی ڈیفائن کریں گے. سو لرننگ آبجیکٹیوز کا تعلق جو ہے وہ ایسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے. اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کون سی اسٹیٹمنٹ؟ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشن کے دوران انہوں نے کنٹینٹ کو کتنا سیکھ لیا. What students will obtain through instruction of certain content. یہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں آبجیکٹیوز، لرننگ آبجیکٹیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ انٹینٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں that actually tells us where the students are and where they should be. وہ کہاں پہ ہیں اور کہاں ان کو ہونا چاہیے، یہ آبجیکٹیوز ہمیں بیان کرتے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹس ہیں of what students will obtain through instruction of certain content. جو کچھ میں نے ان کو پڑھایا ہے وہ اس پڑھانے کے دوران یا اس پڑھانے کے ذریعے سے طالب علموں نے کیا کچھ سیکھ لیا. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیوز جو ہیں یہ پرفارمنس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز از اے ڈسکرپشن آف اے پرفارمنس. کون سی پرفارمنس؟ جو ٹیچر چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے طالب علم جو ہیں وہ اس کا اظہار کریں. ٹیچر چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے طالب علم جو ہیں وہ کر کے دکھائیں. سو پہلے اس کے کہ آپ ان کو سمجھیں کہ وہ بڑے کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے سارے کا سارا علم سیکھ لیا ہے. اس چیز کو جاننے سے پہلے ٹیچر جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے ڈیورنگ دی کلاس اور ایٹ دی اینڈ آف دی کلاس کہ کیا جو میں طالب علموں کو بتانا چاہ رہا تھا کیا اسی طرح سے طالب علم جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. So objectives is a description of performance you want learners to be able to exhibit before you consider them competent. ہم طالب علموں سے کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹیچر جب کلاس روم کے اندر آتا ہے تو what to teach and how to teach and how to evaluate کے what to teach کے پیچھے اس کے objectives ہیں کہ کیا اس نے پڑھانا ہے، اور پھر how to evaluate میں کیا جو کچھ پڑھایا وہ ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ نہیں آئی. اب یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، اس کو ہم میئر کرتے ہیں only and only through performance of the students. اور اسٹوڈنٹس جو ہے اگر بہتر پرفارم کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ حاصل ہو گئے. سو آبجیکٹیو جو ہیں یہ کسی بھی انسٹرکشن کے ریزلٹس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. آبجیکٹیو کسی بھی انسٹرکشن کے ریزلٹس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس سیشن کو پڑھنے کے بعد یا اس سیشن کے پڑھنے کے بعد آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ بلومز ٹیکسانومی کے بارے میں بتا سکیں گے یا بلوم ٹیکسانومی کے ذریعے سے آبجیکٹیوز ڈیولپ کر سکیں گے. اب یہ ڈیولپ کر سکیں گے، جو آبجیکٹیوز ڈیولپ کر سکیں گے دیٹ از واٹ دی انٹینڈڈ رزلٹ. یہ میں رزلٹ آپ سے چاہ رہا ہوں، اور کیسے یہ آپ کر سکو گے اس کے لیے مجھے آپ کو پڑھانا پڑے گا، مجھے انسٹرکشن دینی پڑے گی.
سو یہ انٹینڈڈ ریزلٹ آف انسٹرکشن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ یہ پروسیس آف انسٹرکشن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. پروسیس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, بلکہ ریزلٹس آف دی انسٹرکشن کے ساتھ آبجیکٹیوز کا تعلق ہے, اور اس کے اینڈ ریزلٹ کے طور پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے آبجیکٹیو حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے. سو یہ ہم نے آبجیکٹیوز کی بات کی. وہیں پہ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں؟ لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں, these are the statements indicating what a student is expected to be able to do as a result of learning activity. جب ہم لرننگ آؤٹ کمز کی بات کرتے ہیں, اور آج کل آؤٹ کم کی ہی بات ہوتی ہے, آؤٹ کم بیسڈ لرننگ OBE کا بہت ذکر ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے ہم طالب علم کو زیادہ سے زیادہ امپاور کرتے ہیں. طالب علم جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ کا پارٹ بنتا ہے. جہاں پہ جو آبجیکٹیوز کی بات ہوتی ہے, تو آبجیکٹیوز میں جو ٹیچر سینٹرڈ اپروچ زیادہ حاوی ہوتی ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹ جو وہ پیسو ہوتے ہیں اور ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے. جبکہ آؤٹ کم بیسڈ لرننگ میں, یا جہاں پہ لرننگ آؤٹ کمز ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. سو لرنر سینٹرڈ اپروچ کے تحت پھر وہ لیکچر جو ہے, وہ لیسن جو ہے وہ ڈیلیور کیا جا رہا ہوتا ہے. سو یہ دونوں کے درمیان میں جب آپ فرق کرتے ہیں, جہاں لرننگ آبجیکٹیوز ہوں گے وہاں پہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہوگی, اور جہاں پہ ایجوکیشنل آؤٹ کمز یا لرننگ آؤٹ کمز ہوں گے وہاں لرنر سینٹرڈ اپروچ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوگی. سو لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہیں جو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ what a student is expected to be able to do. طالب علم کیا کر سکنے کے قابل ہو جائے گا جب اس کو لرننگ ایکٹیویٹی ملے گی, یا لرننگ ایکٹیویٹی کے اندر وہ انوالو ہوگا. سو کسی بھی لرننگ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونے کے بعد طالب علم جو ہے وہ کیا کر سکنے کے قابل ہو جائے گا, یہ لرننگ آؤٹ کمز کی صورت میں ہے. یہ آفن ہم ان کو سنونیمسلی یوز کرتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ دوسرے کو یوز کرتے ہیں, جبکہ یہ دونوں سیم نہیں ہے. اور میں نے ان دونوں کا فرق بھی آپ کے سامنے بتایا. اگر ہم ان کو آسان زبان میں, آسان الفاظ میں دیکھیں تو آبجیکٹیوز کا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ کے ساتھ ہے اور ٹیچرز انٹینشن کے ساتھ ہے. آبجیکٹیوز کا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ اور ٹیچرز اٹینشن کے ساتھ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جبکہ لرننگ آؤٹ کمز کا تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے ساتھ ہے. اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کیسے بہتر ہو رہی ہوتی ہے, جبکہ اسٹوڈنٹس خود سے ایکٹیولی انوالو ہو رہا ہوتا ہے, انگیج ہو رہا ہوتا ہے, پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو لرننگ آؤٹ کمز کا تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. حالانکہ جب ہم ان کو پھر بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہی طرح کے کہیں نہ کہیں لکھے جاتے ہیں. objectives and learning outcomes are usually written in same terms, but ان کے اندر یہ تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اب ایڈم نے جو لرننگ آؤٹ کمز کو ڈیفائن کیا, a learning outcome is a written statement of what the successful student or learner is expected to be able to do at the end of module, course, unit or qualification. کسی بھی کورس یا ماڈیول یا کوالیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ طالب علم کیا کر سکنے کے قابل ہو جائے گا, ایک کامیاب طالب علم جو ہے. سو ایسی جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ لرننگ آؤٹ کمز ہوتی ہے. کریڈٹ کامن کارڈ آف فار ویلز نے لرننگ آؤٹ کمز کو ڈیفائن کیا, اسٹیٹمنٹ آف واٹ اے لرنر کین بی ایکسپیکٹڈ ٹو نو, انڈرسٹینڈ اینڈ ڈو ایز اے ریزلٹ آف لرننگ ایکسپیرینسز. اور پھر یونیورسٹی آف ایکسٹر نے ڈیفائن کیا, لرننگ آؤٹ کمز is an expression of what students will demonstrate on successful completion of a module. So یہاں تینوں میں دیکھو گے تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ڈیمانسٹریشن کی بات ہو رہی ہوگی, اور اسٹوڈنٹس کی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں ان کی لرننگ ایکٹیویٹیز کے بعد. سو ایسی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ہوں گی, یہ ساری اسٹیٹمنٹس ہی یہاں پہ بھی دیکھو گے تو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے, کریڈٹ کامن اکارڈ فار ویلز میں بھی اسٹیٹمنٹ ہے, یونیورسٹی آف ایکسٹرا کے اندر بھی یہ لرننگ آؤٹ کم از این ایکسپریشن ہے, ایکسپریشن ان دی فارم آف اسٹیٹمنٹس ہی ہم لکھیں گے. سو جب بھی ہم آؤٹ کمز لکھیں گے تو آؤٹ کمز لکھے جائیں گے جس میں طالب علم کی لرننگ جو ہے وہ زیادہ اہم سمجھی جائے گی.
सो इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं, लर्निंग आउटकम्स जो है ये टीचर को फैसिलिटेट करते हैं। लर्निंग आउटकम जो है वो टीचर को फैसिलिटेट करते हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में, और फिर बताते हैं कि स्टूडेंट्स से हम क्या चाह रहे थे और स्टूडेंट्स कहाँ पे है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो टीचर को ये फैसिलिटेट करते हैं और टीचर को बताते हैं कि हम तालिब इल्म से क्या चाह रहे थे और तालिब इल्म हैं कहाँ पे। फिर तालिब इल्म को लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि जैसे वो ज़्यादा इफेक्टिवली सीखते हैं, दे लर्न मोर इफेक्टिवली, क्योंकि लर्निंग आउटकम के ज़रिए से उनको पता चलता है कि वो कहाँ पे मौजूद हैं और जो करिकुलम उनके लिए बनाया गया वो कितना सादा और कितना बेहतर है। वेयर दे स्टैंड एंड द करिकुलम इज मेड मोर ओपन टू देम। जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और लर्निंग एक्टिविटीज उनको दी जा रही होती हैं, तो उनके ज़रिए से करिकुलम ज़्यादा एक्सप्लिसिटली उनके सामने बयान हो जाता है और फिर वो ज़्यादा आसानी से और इफेक्टिवली सीख भी रहे होते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर को हेल्प करते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स है ये इंस्ट्रक्टर को हेल्प करते हैं कि वो अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करे, जैसे लेक्चर मेथड इस्तेमाल करना है, ये सेमिनार है, ये स्टूडेंट सेल्फ पेस्ड है या लेबॉर्ट्री क्लास है, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो यूज़ करना है। सो ये बहुत अहम होता है कि हम किसी भी टीचिंग स्ट्रेटजी को और बेहतर टीचिंग स्ट्रेटजी को किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इस्तेमाल करें। सो आउटकम्स का टीचिंग स्ट्रेटजी के साथ जो है वो हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी और अंदाज में है, ऑब्जेक्टिव लेट से आपने साइकोमोटर बना लिया जिसमें आप तलबा को स्किल देनी है, और जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो आपने लेक्चर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। सो टीचिंग स्ट्रेटजी लेक्चर है, देनी आपने स्किल है, घंटा आप उनको तकरीर करके चले गए, उनको चीज़ को इस्तेमाल करना, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका बताया ही नहीं है, तो फिर तालिब इल्म कैसे बेहतर तौर पर सीख पाएंगे। सो इसके लिए आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है, हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है विद योर इंटेंटेड आउटकम्स। तो फिर कहीं जाके आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सही आएंगे, स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो हो पाएगी। इसी तरह से ये क्लियर करता है व्हाट स्टूडेंट्स कैन होप टू गेन फ्रॉम ए पर्टिकुलर कोर्स और लेक्चर। जो भी लेक्चर दिया जा रहा है, तालिब इल्म जो है उनसे किस हद तक सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं लर्निंग आउटकम्स। फिर इंस्ट्रक्टर को हेल्प करते हैं मोर प्रिसाइजली कि वो अपने कोलीग्स को बताएं कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो डिजाइन जो की गई है वो बेहतर है, जिससे तालिब इल्म ज्यादा बेहतर अंदाज में सीख रहे हैं। So help instructor more precisely to tell their colleagues what a particular activity is designed to achieve। कोई खास एक्टिविटी जो है जिसके जरिए से तालिब इल्म ज्यादा बेहतर अंदाज में सीख रहे होते हैं। और फिर असिस्टेंट सेटिंग एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन द कंटेंट डिलीवर्ड। जो भी जब ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है और ऑब्जेक्टिव्स आपने डिजाइन किए हुए हैं, तो फिर जितने ऑब्जेक्टिव्स आपने कवर किए, जितने लर्निंग आउटकम्स आपने अचीव किए, उन्हीं लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जामिनेशन जो है वो सेट करते हो, एग्जामिनेशन जो है तलबा से लेते हो। एंड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट असेसमेंट स्ट्रेटजीज। हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट असेसमेंट स्ट्रेटजीज, जब आपने मेथड्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू लर्निंग आउटकम्स जो है वो सिलेक्ट किए, तो फिर आपने असेसमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो भी लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी। आपने उनको अगर साइकोमोटर डोमेन के तहत स्किल्स सिखाने का ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाया था, तो फिर आपने फाइनली जब उनसे असेसमेंट करना है तो असेसमेंट में आप उसके ऊपर नोट नहीं लिखवाना। असेसमेंट में अगेन तालिब इल्म जो है वो प्रैक्टिकल करके ही, डिमॉन्स्ट्रेट करके ही दिखाएंगे। सो डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए से हमें असेसमेंट जो है उसका पता चलेगा और हम कर पाएंगे। हम आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग आउटकम्स के ऊपर हम
बात जो है वो कर रहे थे। अब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गोल्स जो है वो ब्रॉडर स्टेटमेंट होती हैं, ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होती हैं, दैट प्रोवाइड्स फोकस और विजन फॉर प्लानिंग। गोल जो है ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, दैट प्रोवाइड्स फोकस फॉर विजन फॉर प्लानिंग है। स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स इन ब्रॉड टर्म्स व्हाट द लर्नर विल डू। ये इस ब्रॉडर स्टेटमेंट की सूरत में ये एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, इनका अलग से हम जो फ़र्क है वो बयान कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसके फ़र्क की तरफ हम जाएं। सो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही मैं आपके सामने जो वो फ़र्क वाजे करूंगा। सो ये स्टेटमेंट होती हैं दैट डिस्क्राइब्स इन ब्रॉड टर्म्स व्हाट द लर्नर विल डू। और ये स्टेटमेंट चूंकि ब्रॉड होती हैं, नॉन स्पेसिफिक होती हैं, अनक्लियर होती हैं, नॉन मेजरेबल होती हैं, यूजुअली कैन नॉट बी अटेन्ड। ये इनकी एक तरह से करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं गोल्स की। वहीं पर ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक देन गोल। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है ये गोल से ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। सो मोर स्पेसिफिक देन ए गोल। इसी तरह से रियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं, रियलिस्टिक टारगेट्स फॉर द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट होते हैं, और प्रोग्राम के ऊपर फोकस रखते हैं। जैसे अभी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हम अपने सेशन के दौरान उसी कंटेंट के ऊपर, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे, और हमारी डाइवर्जन बहुत कम होगी टॉपिक से, हम बहुत कम किसी साइड पर जाएंगे। और फिर ये एक्टिव टेंस की सूरत में यूज होते हैं। एक्टिव टेंस या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की सूरत में हम इनको लिखते हैं, जैसे प्लान है, राइट है, कंडक्ट है, प्रोड्यूस है, एटसेट्रा, ना कि हम लर्न, अंडरस्टैंड और फील। अब ये इस हवाले से बहुत अहम है कि जब आपने तीसरे सेमेस्टर में जाना है तो वहां पर आपने लेसन प्लानिंग के ऊपर काम करना है, और फिर आपको इस चीज को यूज भी करना पड़ेगा। लेसन प्लान जो है वहां पे बनाना भी पड़ेगा लेसन प्लान। तो उस वक्त इस चीज की अहमियत जो है वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगी। ये जो मैं बात कर रहा था, तीसरे सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो वहां पे लेसन प्लानिंग आपने करनी है। लेसन प्लानिंग करते वक्त आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, जहां 40 के करीब या 50 के करीब आपने लेसन प्लान करने हैं। तो वहां पर जब आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं तो उसमें आपने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज करने हैं, एक्टिव टेंस यूज करने हैं, जैसे प्लान, राइट, कंडक्ट और प्रोड्यूस। ये हम बाद में भी देखेंगे। ना कि आपने लर्न, अंडरस्टैंड और फील करना है, क्योंकि लर्न, अंडरस्टैंड और फील जो है दीज आर नॉट मेजरेबल। हम लर्न को मैयर नहीं कर सकते, हम अंडरस्टैंड को मैयर नहीं कर सकते, फील को मैयर नहीं कर सकते। ये स्मार्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अटेनेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। लाइक लर्न है तो मैंने आपको लर्न के हवाले से अभी मैं अगर रिसर्च करना चाहूँ तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सीख रहे हो? आप सारे के सारे यस 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 नो नो यस नो करना शुरू कर दोगे। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ आ रही है? मैंने अंडरस्टैंड जो है वो यूज किया, आपको समझ आ रही है, आप फिर से कहोगे यस यस नो यस, इसी तरह से आपके कमेंट्स आएंगे। आप आज के सबक के बारे में क्या महसूस कर रहे हो? आप सारे कहोगे जी हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, हमें तो बहुत समझ आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ कहेंगे सर बोर हो रहे हैं। ये अच्छा लगना, बोर होना, समझ आना ना आना, सीख लेना ना सीखना, ये मेजरमेंट नहीं है। ये आइदर 100% होगी या 0% होगी। ऐसे वर्ब्स जो हैं जो आपको या 100% दें या 0% दें, ये नॉन मेजरेबल हो जाते हैं और इनको हम इस्तेमाल नहीं करते। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं those are written in active tense and they use strong verbs, जिनमें चंद एक मैंने आपके सामने जिनका जिक्र भी किया। अब यहाँ पे कई अप्रोचेज हैं ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से जो हम यूज करते हैं। मैगर ने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया, ग्रोनलर ने जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया, इजनर ने एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया। तीन तरह से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका जिक्र जो है वो किया जाता है। मैगर ने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहा है, ग्रोनलर ने जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहा है, और इजनर ने एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स कहा। अब इसमें
جو بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہیں، میگر والی جو ٹرمینالوجی ہے، آج کل اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. گرین لون کے جنرل اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی آپ نے کہیں اگر لیسن پلاننگ کی ہے یا کرو گے تو آپ دیکھیے گا کہ بعض لوگ جنرل اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز بھی لکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو بیہیویئرل آبجیکٹیوز کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں. اب اس میں بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر ریفرز ٹو اینی observable activity performed by a person. So not only یہ observable activity ہوتی ہے بٹ measurable بھی ہوتی ہے، اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو چیز observable ہوتی ہے وہ measurable بھی ہوتی ہے. So behavior refers to any observable and measurable activity performed by a person. میں اس طرح سے بھی اس کو ڈیفائن کرتا ہوتا ہوں کہ any manifestation of human organ which is observable and measurable is called as behavior. اینی مینیفیسٹیشن آف کی انسانی اعضاء کی کوئی بھی حالت کہ جس کا مشاہدہ کیا جا سکے اور اس کی پیمائش کی جا سکے وہ بیہیویئر کہلاتے ہیں. یہ ہوتے کیا ہیں بیہیویئر جو ہیں؟ بیہیویئرل آبجیکٹیوز کیا ہوتی ہیں؟ یہ اسٹیٹمنٹ ان اسپیسیفک اینڈ میجریبل ٹرمز ہوتے ہیں دیٹ ڈسکرائب واٹ دا لرنر ول نو اور بی ایبل ٹو ڈو. اسٹیٹمنٹ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، اسپیسیفک اینڈ میجریبل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہیں what the students will know or be able to do. So ایسی اسٹیٹمنٹ کو ہم بیہیویئرل آبجیکٹیوز کہتے ہیں. اور افیکٹو بیہیویئرل آبجیکٹیوز کون سے ہوں گے؟ جو کنسسٹنٹ ہوں گے، کنسسٹنٹ ود دی گولز آف کریکولم. ہمیشہ جو بیہیویئرل آبجیکٹیوز ہیں وہ کریکولم گول سے ہم آہنگ ہوں گے، پھر کلیئرلی سٹیٹڈ ہوں گے، بڑے واضح انداز میں بیان کیے گئے ہوں گے، اسپیسیفک ہوتے ہیں اور کلیئر ہوتے ہیں. سو کلیئرلی سٹیٹڈ ہوں گے، اسی طرح سے کلیئرلی میجریبل بھی ہوں گے، ان کو آپ آسانی کے ساتھ پیمائش کر سکو گے. اور پیمائش کن چیزوں کی جا سکتی ہے؟ کہ جو ریئلسٹک ہوتے ہیں، جو ڈویبل ہوتے ہیں، جو ریئلسٹک اور ڈویبل ہوں تو ان کو ہم آبزرو بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہم میئر بھی کر سکتے ہیں. ہم اگر ایک آبجیکٹیو بنا لیتے ہیں کہ بچوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، تو یہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا، یہ ایک خوف خدا ہم نے لکھ دیا اور ایک پیدا ہو جائے گا. یہ دونوں صورتوں میں یہ بیہیویئرل آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ ریئلسٹک بھی نہیں ہے. اس سبق کو پڑھنے کے بعد طالب علموں کے دلوں کے اندر وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اب یہ محبت کا جذبہ کس طرح سے ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اسیس کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے. خوف خدا پیدا ہو گیا، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے. ریئلسٹک ہونے چاہیے، ڈویبل ہونے چاہیے، جو ودن دیٹ پیریڈ آف ٹائم اسی کلاس کے اندر ہم جن کو اسیس بھی کر سکتے ہوں. اینڈ اپروپریٹ فار دی لیول آف لرنر ہونے چاہیے، اپروپریٹ فار دی لیول آف لرنر اور اچیویبل ہونے چاہیے. پھر ورتھ وائل ہونے چاہیے. اور سمارٹ اور سمارٹر، جارج ٹی ڈورن نے جو ورڈ یوز کیا سمارٹ کا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اسپیسیفک ہوتے ہیں، میجریبل ہوتے ہیں، اٹینیبل ہوتے ہیں، ریئلسٹک یا ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. وہیں پہ ہی ای آر کا اضافہ کیا گیا کہ یہ ایویلویٹو ہوتے ہیں اور ری ڈیزائن بھی ہوتے ہیں. ایویلویٹو اور ری ڈیزائن اکارڈنگ ٹو سچویشن ہم ان کو ری ڈیزائن یا ریویو بھی کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کووڈ-19 آ گیا، سو کووڈ-19 کی صورت میں جب پچھلے سال کچھ ایسی سچویشنز پیش آئیں، سمارٹ سلیبس کرنا پڑا، تو سمارٹ سلیبس جب کرنا پڑا تو آپ کو اپنے آبجیکٹیوز بھی ریویو اور ری ڈیزائن کرنے پڑے. سو یہ آبجیکٹیوز کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ وہ ری ڈیزائن ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ آپ اتنے وہ ریجڈ ہوں کہ ان کو آپ چینج ہی حالات کے مطابق نہ کر سکو. اور پھر یہ کمیونیکیشن ٹول کے طور پر ہوتے ہیں. ٹیچر should be able to tell all who are interested what students will learn from the instruction. So ٹیچر کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بتائے جو کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان طالب علموں کے ساتھ، جو ہے وہ کنیکٹیویٹی ہے طالب علموں کے ساتھ، ان کا تعلق ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس انسٹرکشن سے کس حد تک سیکھ لیں گے، یہ کیسے سیکھیں گے. What students will learn from the instruction. تو اس انسٹرکشن سے کیا سیکھیں گے. سو یہ ٹیچر کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ تمام ایسے لوگوں کو، تمام ایسے
اب آپ کو بتائے کہ جن کا تعلق طالب علموں کے ساتھ ہے کہ انسٹرکشن کے ذریعے سے طالب علم جو ہے وہ کیا سیکھیں گے. اب کون کون ہے؟ اس میں کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایڈمنسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. یہ کمیونیکیشن ٹول کے طور پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ٹیچر پہلے جو ہے وہ آبجیکٹیوز یا اینڈز کو دیکھتے ہیں، اینڈز ان دی فارم آف آبجیکٹیوز. کون سے کس لیے دیکھتا ہے؟ وہ اپنی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتا ہے. سب سے پہلے جو ہے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان اینڈز کو دیکھے کہ جو وہ اپنی انسٹرکشن کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے. آبجیکٹیو جو ہے وہ اسٹیٹڈ بیہیویئرلی کمیونیکیٹ بیٹر دین نان بیہیویئرلی اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز. اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہم بیہیویئرل آبجیکٹیوز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ بیہیویئرل آبجیکٹیو جو ہیں یہ کمیونیکیٹ بیٹر، کمیونیکیٹ ود دی لرنر، کمیونیکیٹ ود دی ایڈمنسٹریشن، کمیونیکیٹ ود دی پیرنٹس، کمیونیکیٹ ود دی کولیگز. سب کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہم چاہ رہے تھے اور کہاں پہ طالب علم ہیں، ہم طالب علموں کو کیا بنانا چاہ رہے تھے اور کیا وہ بن گئے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آبجیکٹیوز کے اندر موجود ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ٹول کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں، اور پھر یہ ٹیچر کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ لرنر کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ ڈائلاگ کا بیسس بنتے ہیں، یہ ایویلیویشن کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں، یہ کریکلم کو ایکسپلیسٹ کرتے ہیں اور کریکلم انالیسس اور ایویلیویشن کو ممکن بناتے ہیں. جب ہم بیہیویئرل آبجیکٹیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام کو ٹیچر کو اپنی انسٹرکشن کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹیچر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ٹیچنگ ہے وہ کتنی افیکٹو ہوئی ہے، طالب علموں نے کتنا جو ہے وہ سمجھا ہے سبق کو. اسی طرح سے یہ مدد دیتے ہیں لرنر کو. لرنر کو پتہ چلتا ہے کہ where he is and where he want to be، کہاں پہ ہے اور کہاں وہ جانا چاہ رہا تھا، کہاں تک وہ پہنچنا چاہ رہا تھا. یہ جہاں ٹیچر کو بتاتا ہے وہیں پہ طالب علموں کو بھی گائیڈ کرتا ہے، اور طالب علم جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کو پھر بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے ڈائلاگ بیسس فار ڈائلاگ ہے. ڈائلاگ کیا ہے؟ یہ جہاں پہ بھی طالب علموں کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی ویکنیس ہے، کہیں پہ کوئی ڈیفیکلٹی ہے، اس ڈیفیکلٹی کو پھر وہ اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ کنورسیشن کے ذریعے سے اس چیز کو رپورٹ بھی کرتا ہے، اور رپورٹ کر کے اپنی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایویلیویشن اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کریکلم ایکسپلیسٹ ہوتا ہے، اور کریکلم انالیسس جو ہے یہ کریکلم ایویلیویشن پاسبل ہوتی ہے وہ آبجیکٹیوز کے ذریعے سے ہی ہے. پھر جب ہم آبجیکٹیوز لکھتے ہیں تو آبجیکٹیوز کے کچھ کمپوننٹس ہیں، 4 بنیادی کمپوننٹس ہیں جن کو ہم اے بی سی ڈی کہتے ہیں. اے بی سی ڈی ماڈل آف رائٹنگ آبجیکٹیوز بھی ان کو کہا جاتا ہے. اے بی سی ڈی ماڈل آف رائٹنگ آبجیکٹیوز. اے اسٹینڈ فار آڈینس ہے، بی فار بیہیویئر ہے، سی فار کنڈیشن ہے، ڈی فار ڈگری آف پروفیشینسی ہے. اے بی سی ڈی، اے فار آڈینس، بی فار بیہیویئر، سی فار کنڈیشن ہے، ڈی فار ڈگری آف پروفیشینسی. اب آڈینس کیا ہے؟ فار ہوم از دی آبجیکٹیو ریٹرن. وہ آئیڈین اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ کلاس ہو سکتی ہے، وہ اسکول ہو سکتا ہے. یہ آئیڈینس ہے جن کے لیے آبجیکٹیوز لکھے جا رہے ہوتے ہیں. پھر بیہیویئر ہے، what must the students do to demonstrate mastery. what must students do to demonstrate mastery. یہ what must students do، یہ do والا جو کام ہے یہ بیہیویئر کی صورت میں ہوگا. وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے یا سرکل کریں گے یا لسٹ کریں گے یا نیم کریں گے. دیر آر ہنڈریڈز آف ایکشن وربس کے جو ہم استعمال کرتے ہیں بیہیویئر کے طور پر. پھر کنڈیشن ہے، انڈر وٹ کنڈیشن ول دے ڈیمانسٹریٹ دس انڈرسٹینڈنگ. گیون اے پیراگراف ہے، وائی ریڈنگ اے اسٹوری ہے، آن اے ملٹیپل چوائس ٹیسٹ ہے، یا آفٹر ریڈنگ دس لیسن ہے. ابھی آپ کو میں بھی اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، بٹ میں آگے اس کی ایک ایگزامپل بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی ہم بیہیویئرل آبجیکٹیو لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چاروں چیزیں شامل ہونا ضروری ہے. اس کے اندر آئیڈینس بھی ہوگی، اس کے اندر بیہیویئر بھی ہوگا، اس کے اندر کنڈیشن بھی ہوگی، اس کے اندر ڈگری آف پروفیشینسی بھی ہوگی. اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو رہی ہوگی تو وہ آبجیکٹیو بیہیویئرل آبجیکٹیو نہیں ہوگا. آئیڈینس کی ہم نے بات کی، بیہیویئر کی، کنڈیشن کی اور ڈگری آف پروفیشینسی ہے.
हाउ मच शुड दे नो टू बी प्रोफिशिएंट, इधर 100% है या 3 आउट ऑफ 4 है और एटलीस्ट हाफ है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम उसके अंदर बयान करते हैं जी के टाइप्स बयान करेंगे। 7 टाइप्स आपने पढ़ाई है, जरूरी नहीं कि तालिब इल्म सातों की सातों बयान कर दे। हम लिखते हैं कि वो कम से कम 5 या 6 टाइप्स तो बयान कर सकेगा, ये डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है। सो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बयान करूं, गिवन ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, the students will be able to circle at least 9 prime numbers। अब यहां पे मैंने आपके सामने आई रिपीट, given a list of first 100 numbers arranged in ascending order, the students will be able to circle at least 9 prime numbers। अब यहाँ ABCD है। अब पहला जो है फर्स्ट 100 नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द कंडीशन। अगर असेंडिंग ऑर्डर ही नहीं है तो फिर प्राइम नंबर कैसे ढूंढेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो पहले असेंडिंग ऑर्डर में तलबा को 100 नंबर जो है वो देने हैं, तो ये कंडीशन है। स्टूडेंट्स जो है ये ऑडियंस है। सर्कल विल बी एबल टू, सर्कल जो है ये बिहेवियर है। एंड एटलीस्ट 9 प्राइम नंबर जो है, 9 से ज्यादा भी हो सकते हैं वहां पे जो प्राइम नंबर जो है उन 100 लिस्ट के अंदर, बट एटलीस्ट 9 प्राइम नंबर जो है ये डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है। तो ये चारों चीजें जब मौजूद होंगी तो वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होगा। और यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने बयान किया ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे। सो गिवन ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे हम कहते हैं आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक। सो गिवन ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर इन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, हम कहते हैं आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक, ये कंडीशन है। द स्टूडेंट जो है वो ऑडियंस है, विल बी एबल टू सर्कल या विल बी एबल टू राइट जो है ये बिहेवियर है। एट लीस्ट वे 3 डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, 3 डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है, तो ये 3 जो है ये डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी है। सो इस तरह से जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है ये डिजाइन करते हैं, गाइडलाइन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जब हम कॉग्निटिव डोमेन के अंदर लिखते हैं तो फिर हम ईच ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बयान करते हैं, ना कि टीचर्स परफॉर्मेंस। सो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है ये ज़्यादा अहम समझी जाती है। हमने हर स्टेटमेंट को, हर ऑब्जेक्टिव्स को इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बयान करना है, ना कि टीचर्स परफॉर्मेंस के तौर पर उसको बयान करना है। इसी तरह से हम ईच ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग प्रोडक्ट की तौर पर बयान करते हैं। लर्निंग प्रोडक्ट क्या है, जो आउटकम या टर्मिनल बिहेवियर है, रेदर देन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। आउटकम जो ऑब्जेक्टिव जो है इनका तल्लुक लर्निंग प्रोसेस के साथ नहीं है बल्कि लर्निंग प्रोडक्ट के साथ है। इनका तल्लुक जो है वो आउटकम ऑफ टर्मिनल बिहेवियर के साथ है। इसी तरह से हम जब भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एक ही आउटकम या बिहेवियर जो है वो बयान होना चाहिए। क्लियर हो, प्रिसाइज हो, जितना प्रिसाइज होगा उतना ऑब्जेक्टिव जो है बेहतर होगा। सो स्टेट ओनली वन आउटकम और बिहेवियर इन ईच ऑब्जेक्टिव। जब ये आप एक ही आउटकम या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव के अंदर शामिल करोगे तो फिर वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा और अनएम्बिगुअस हो जाएगा। सो हमने क्लियर बनाना है, ब्रीफ उसको बनाना है और अनएम्बिगुअस बनाना है। और ट्रिवियल ऑब्जेक्टिव, जो मामूली ऑब्जेक्टिव हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव हमेशा जो है वो स्ट्रांग वर्ब्स के साथ होते हैं। स्ट्रांग वर्ब्स के साथ जब ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो वो स्ट्रांग ही होंगे, जिसके अंदर किसी एक बिहेवियर के बारे में बात की गई होगी। क्लियर भी होगा, ब्रीफ भी होगा, अनएम्बिगुअस भी होगा, लर्निंग प्रोडक्ट की सूरत में होगा और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को शो कर रहा होगा रेदर देन द टीचर्स परफॉर्मेंस। सो इन तमाम चीज़ों पर जब हम फोकस करेंगे तो फिर हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बेहतर अंदाज में लिखे जाएंगे। सो जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे होते हैं तो ये चीज़ हमें स्टेम्प की सूरत में पहले लिखनी है, याद रखनी है। जैसे एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये लाजमी लिखना है ऊपर। ये एक दफ़ा लिख के उसके बाद नीचे 1 2 3
पहला जो है वो एक एक्शन वर्ब से स्टार्ट होगा या बिहेवियर से, दूसरा भी बिहेवियर से और तीसरा भी बिहेवियर से। ये टॉप पर एक ही दफा लिखी जाएगी। सो गुड ऑब्जेक्टिव्स टेल स्टूडेंट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू नो एंड व्हाट दे आर एबल टू डू, जब हम किसी भी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। अब जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात हम वेग वर्ब्स इस्तेमाल कर जाते हैं, वेग वर्ब्स जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं। हमें चाहिए कि हम वेग वर्ब्स अगर हमसे इस्तेमाल होंगे तो हम उनको रिप्लेस कर दें स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ, क्योंकि जो वेग वर्ब्स हैं वो नॉन मेजरेबल होते हैं। जो चीज़ नॉन मेजरेबल हो जाए तो फिर उससे हम तलबा की लर्निंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वेग में क्या है, जैसे अंडरस्टैंड है, नो है, लर्न अबाउट है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, ये वेग वर्ब्स हैं बिकॉज दीज आर नॉट मेजरेबल। इसकी जगह पे हम लिस्ट को करते हैं। लिस्ट है, आइडेंटिफाई है, स्टेट है, डिस्क्राइब है, डिफाइन है, सॉल्व है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है, ऑपरेट है। क्यों ये वेग है, क्यों ये मेजरेबल नहीं? क्योंकि दे आर ओपन टू मैनी इंटरप्रिटेशंस। जब हम वेग वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये कई तरह से इनकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ये हम आगे भी देखेंगे, इसका जिक्र आएगा। सो टिप्स अबाउट वर्ड चॉइस, आपको डूइंग वर्ड्स जो हैं वो यूज करने हैं। डूइंग वर्ड्स कौन से हैं? वर्ड्स विच डिस्क्राइब ए परफॉर्मेंस, जैसे आइडेंटिफाई है, जैसे लिस्ट है, जैसे नेम है, जैसे डिफाइन है, जैसे लेबलिंग है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे वर्ड्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, तो वो डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं। वहीं पर ही आपको वर्ड्स से अवॉइड करना है, कौन से? कि दोज दैट डिस्क्राइब अब्स्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ बीइंग। अब्स्ट्रैक्ट स्टेट जैसे नो है, तो नो जो है ये आपको कहीं पे भी ऑब्जर्व्ड अंदाज में, परफॉर्मेंस अंदाज में बयान नहीं करता, बल्कि ये अब्स्ट्रैक्ट स्टेट बयान करता है। आप सब ने कह दिया यस, तो ये कोई क्लियर पिक्चर मेरे पास नहीं आएगी। सो ऐसे वर्ड्स के जिनको हम ऑब्जर्व करने में या मेजर करने में मुश्किल का सामना कर रहे हों, ऐसे वर्ड्स जो हैं उनको यूज करने से अवॉइड करना है। फिर डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज, ये तमाम के तमाम जो हैं ये नॉन मेजरेबल है। अंडरस्टैंड है, अप्रिशिएट है, बी वेयर ऑफ है, फेथ इन है, रियली अंडरस्टैंड है, बिकम फेमिलियर विद है, ग्रास्प द सिग्निफिकेंस ऑफ। चलें ये तो थोड़े से बड़े वर्ड्स हो गए। नो है, लर्न है, एंजॉय है, बिलीव है। तो ये अक्सर तालिब इल्म जो है ये यूज कर रहे होते हैं, नो, लर्न, एंजॉय, बिलीव, अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट। और आप देखिएगा मैंने ये आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है, तीसरे सेमेस्टर में आप ये इस्तेमाल भी करोगे, बताने के बावजूद भी आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बात वही है कि जब तक तालिब इल्म सीखने पर नहीं आता, उस्ताद सिखा नहीं सकता। मैं अगर सिखाऊंगा भी तो आप अपनी आसानी के लिए कहीं से कोई रजिस्टर अरेंज करोगे और वहां से कॉपी पेस्ट करके लिख दोगे। सो ये चीज जो है इसको आपने देखना है कि किस तरह से आप बेहतर तौर पर इसको कर सकते हो। सो ये वर्ड जो है ये आपने इस्तेमाल नहीं करने, जो अभी मैंने आपके सामने बयान किए, जिसमें नो है, जिसमें लर्न है, जिसमें एंजॉय है, जिसमें बिलीव है, जिसमें जो अंडरस्टैंड है। ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? बिकॉज दीज आर ओपन टू मेनी इंटरप्रिटेशंस। ये इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कई तरह से हो सकती हैं। सो जब ये ओपन टू मेनी इंटरप्रिटेशंस होंगे तो फिर ऐसे वर्ब्स को मेजर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, या ये मेजर नहीं हो पाते। ठीक है, बिकॉज वाई नॉट दीज, या वाई नॉट यूज दीज? बिकॉज दे आर ओपन टू सेवरल इंटरप्रिटेशंस एंड आर नॉट मेजरेबल। जब कोई चीज जो है वो ज्यादा जो है इंटरप्रिटेशन के ऊपर चली जाए तो फिर वो मेजरेबल नहीं रहती। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस सेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स के बारे में डिस्कस किया है, और इन दोनों के दरमियान में हमने डिफरेंस जो है वो देखा है कि ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं और आउटकम्स किसे कहते हैं।
और फिर हम ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, हाउ वी राइट ऑब्जेक्टिव्स, उनको लिखने का हमने स्टाइल और उसके कंपोनेंट्स को देखा, कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके साथ ही हमने फिर टेस्ट के हवाले से बात की, पर्पस ऑफ टेस्ट के ऊपर बात हुई, और फिर पर्पस और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट इन क्लासरूम के हवाले से चंद जो बातें हमने की। अभी जिस पर बात करेंगे वो हम 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की सूरत में भी याद करते हैं। और ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो है वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस और क्लासरूम एवेल्यूएशन के हवाले से बड़े अहम समझे जाते हैं। सो टीचर जो है वो अपनी टीचिंग के दौरान इन 3 डोमेन्स को सामने रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मुतय्यन करता है, और फिर इन्हीं 3 डोमेन्स को फिर एवेल्यूएशन की सूरत में टेस्ट भी किया जाता है। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिर हम मुख्तलिफ लेवल्स की एग्जांपल्स जो हैं वो भी देखेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को। इससे पहले सुना भी होगा और देखा भी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से सुना तो लाजमी होगा आपने। 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग से क्या मुराद है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, वेयर विल वी यूज दिस इंफॉर्मेशन लेटर। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी का वर्ड आपने सुना हुआ है, जिसका मतलब क्लासिफिकेशंस की सूरत में है। दैट इज द प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशंस। जैसे फिलियम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, वैरायटी है। ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये टैक्सोनॉमी के एक सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। बट टैक्सोनॉमी का अगर स्पेसिफिकली हम मीनिंग देखें तो ये प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है। प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो 3 मैदान के अंदर या 3 डोमेन्स के अंदर हम करते हैं। वो 3 डोमेन्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज द अफेक्टिव डोमेन, एंड द थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन। आपको तीनों नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट वन कॉग्निटिव डोमेन, जिसका कि थिंकिंग के साथ ताल्लुक है। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, जिसका कि एटीट्यूड और फीलिंग्स के साथ ताल्लुक है। और तीसरा जो है साइकोमोटर डोमेन, जिसका कि डूइंग के साथ ताल्लुक है, स्किल्स के साथ उसका ताल्लुक है। कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन्स हैं। इन्हीं तीनों डोमेन्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ये तीनों ओवरलैप भी करते हैं सिस्टम के अंदर। ये तीनों ओवरलैप भी करते हैं जब हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के हवाले से ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को जब हम देखते हैं तो ये 3 डोमेन्स है हायरार्किकल ऑर्डर में। कॉग्निटिव डोमेन है पहले नंबर पर, जिसका ताल्लुक थिंकिंग के साथ है। फिर अफेक्टिव डोमेन है जिसका ताल्लुक फीलिंग्स और एटीट्यूड के साथ है। और तीसरा साइकोमोटर डोमेन है जिसका ताल्लुक एक्टिंग और डूइंग के साथ है, या स्किल्स के साथ है हम कह सकते हैं। इसी को जब हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक नॉलेज के साथ है। नॉलेज हेड के अंदर होता है। फिर अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक एटीट्यूड के साथ है। एटीट्यूड का ताल्लुक हार्ट के साथ है। और साइकोमोटर का ताल्लुक या साइकोमोटर डोमेन का ताल्लुक स्किल्स के साथ है, और स्किल्स हाथों में होती है। इन्हीं 3 वर्ड्स की वजह से जो हेड, हार्ट और हैंड है, हम इसको 3H भी बोलते हैं। 3H, फर्स्ट H इज हेड, सेकंड इज हार्ट एंड थर्ड इज हैंड। हेड, हार्ट और हैंड ये भी 3 डोमेन्स को बयान करते हैं, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। इसमें जो सबसे पहली है कॉग्निटिव डोमेन, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय ब्लूम इन 1956। इसके 6 असेंडिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हैं। अब ये जो 6 लेवल्स हैं ये टीचर्स को मदद देते हैं डे टू डे इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, ऑब्जेक्टिव डेवलप करने के हवाले से। तो 6 के 6 लेवल जो हैं, that guides day to day instruction. How they guide day to day instruction? By developing objectives. टीचर जो हैं वो अपनी डे टू डे इंस्ट्रक्शन को गाइड करने के लिए, डे टू डे इंस्ट्रक्शन को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बनाते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स की
इसी कॉग्निटिव डोमेन के तहत और कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स के तहत जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर इन्हीं की वजह से जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको लिखने में आसानी होती है और फिर फाइनली स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एवेल्युएट जो है वो किया जा सकता है। ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर है। अब वो हायरार्किकल ऑर्डर में क्या है 6 लेवल जो है, दैट्स नॉलेज, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation। सो बॉटम जो है ये लोअर लेवल है और evaluation जो है वो हायर लेवल है। इसी को अगर मैं दूसरे अंदाज में बयान करूँ न्यूमेरिकल डिवाइस की सूरत में, नॉलेज है, comprehension है, application है, analysis है, synthesis है एंड evaluation है। अब नॉलेज क्या है? किलिंग कैट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज सीम्स इवल। तो ये 6 लेवल्स जो हैं इनको अगर आपने याद रखने तो किलिंग कैट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज सीम्स इवल के नॉलेज है, सी कंप्रीहेंशन है, ए एप्लीकेशन है, ए एनालिसिस है, सी एस सिंथेसिस है और ई एवेल्युएशन है। अब ये 6 के 6 लेवल जो है इनको हम फर्दर देखते हैं और इसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्टिव्स भी डिज़ाइन करके आपको दिखाते हैं। सो पहला नॉलेज का है। नॉलेज का तल्लुक रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियस लर्नड मटेरियल के साथ है। जो तालिब इल्म पहले से उन्होंने सीखा हुआ है, पहले से उन्होंने लर्न किया हुआ है, उसी को रिमेम्बर और रिकॉल करना है। सो रिमेम्बरिंग और रिकॉल करने के लिए वो नॉलेज किस तरह का है? प्रीवियसली लर्न मटेरियल जो है वो स्पेसिफिक्स के साथ उसका ताल्लुक है, फैक्ट्स होते हैं, ट्रेंड्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मेथडोलॉजी हैं, तमाम चीज़ों के बारे में जो इल्म है, जो बच्चों ने पहले सीखा हुआ है, उसको रिमेम्बर करना है। सो स्टूडेंट क्या करते हैं जब रिमेम्बर कर लेते हैं नॉलेज की हद तक, तो वो फिर उसी इंफॉर्मेशन को, उन्हीं आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को रिकॉल करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं और फिर जिस तरह से वो मौजूद है, जिस तरह से था, जिस तरह से सीखा था, जिस तरह से लर्न किया था, उसी तरह से उसको रिपोर्ट कर देते हैं, उसी तरह से उसको बयान कर देते हैं। सो इस सूरत के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं नॉलेज को मेजर करने के लिए, दोज आर राइट, लिस्ट, लेबल, नेम, स्टेट एंड डिफाइन। अब मैंने इन्हीं को सामने रखते हुए एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने जो लिखा हुआ है और डोमेन्स को ही सामने रखते हुए डोमेन्स के ऊपर ही, आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन। अब डिफाइन मैंने यहाँ से एक वर्ब लिया, डिफाइन 6 लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ये सबसे लोअर लेवल है, क्योंकि जब हम कॉग्निटिव डोमेन की इन 6 लेवल्स की बात करते हैं तो इनमें से लोअर जो 3 है, जो नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये लॉर्ड्स कहलाते हैं और फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन हार्ट्स कहलाते हैं। लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं। ये ब्लूम्स के स्टूडेंट एंडरसन ने इसके ऊपर बात की, वो हम एंड पे दोबारा से इस पर बात भी करेंगे। फिर दूसरा लेवल जो है वो कंप्रीहेंशन का है। कंप्रीहेंशन क्या है? ग्रास्पिंग द मीनिंग्स ऑफ मटेरियल, जिसके लिए हम ट्रांसलेशन का तरीका अख्तियार करते हैं, इंटरप्रिटेशन का तरीका अख्तियार करते हैं, एक्सट्रापोलेशन का तरीका अख्तियार करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो हैं, जो लर्नड मटेरियल है उसको ट्रांसलेट करते हैं, कंप्रीहेंड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और ये तमाम काम वो अपना पहले से लर्न किए हुए मटेरियल की बुनियाद पे करते हैं, पहले से सीखे हुए इल्म की बुनियाद पे करते हैं और जो इल्म उन्होंने सीखा हुआ है उसको अपने मानी के जरिए से बयान करते हैं, अपने मानी देकर बयान करते हैं। इसके लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दोज आर एक्सप्लेन, समराइज, पैराफ्रेज, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट। अब इसी जो कंप्रीहेंशन के इन्हीं वर्ब्स को सामने रखते हुए जो एक ऑब्जेक्टिव है, आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन। नो यहाँ से एक्सप्लेन का वर्ड यूज किया, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। नो एक्सप्लेन द पर्पस जो है, दैट इज नॉट द रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। सो रिकॉल था नॉलेज में, वहां डिफाइन था सिर्फ। अगर यहाँ पे मैं कहता एक्सप्लेन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज के करीब चला जाता। बट एक्सप्लेन द पर्पस जो है, नो इट इज मोर देन व्हाट इज इन नॉलेज। जहाँ पे रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर कंप्रीहेंशन की सूरत में उसको
बयान करना है। फिर थर्ड जो लेवल है दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऐसी एबिलिटी का नाम है कि जिसके अंदर जो प्रीवियसली लर्नड मटेरियल है उसको न्यू और कंक्रीट सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। सो एप्लीकेशन ऐसी एबिलिटी का नाम है या ऐसी एबिलिटी को रेफर करती है कि जिसके अंदर जो है वो लर्नड मटेरियल को न्यू और कंक्रीट सिचुएशन में इस्तेमाल करना सीखा जाता है। ये जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ रूल्स होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, थ्योरीज हैं, और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के हवाले से है। सो यूज, कंप्यूट, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई, कंस्ट्रक्ट, ये सारे वर्ब्स हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वाइल राइटिंग कॉग्निटिव डोमेन के अंदर एप्लीकेशन का जो लेवल है। So after studying this topic, the students will be able to write an instructional objectives for each level of Bloom's taxonomy. After studying this topic, students will be able to write. अब write का word जो है वो application के हवाले से है। फिर next जो level है that is analysis. Analysis में क्या होगा? Breaking down material into parts. जो कुछ सीखा हुआ है उनको अब पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रिलेट्स द assumptions, hypothesis, evidence और स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेटमेंट और क्वेश्चन। जो पहले से मटेरियल सीखा हुआ है उस मटेरियल को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करना और फिर उसको एनालाइज करना। सो इसके लिए जो वर्ब्स हैं वो एनालाइज हैं, कैटेगराइज है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है और सेपरेट है। सो इसके लिए जो एक ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया, आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। दोनों डोमेन्स जो हैं, कॉग्निटिव को भी एनालाइज किया और अफेक्टिव को भी एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद आप उनको कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हो। सो ये चौथा जो बड़ा लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का। फिर पांचवा जो इसका लेवल है वो सिंथेसिस है, जो एनालिसिस से अपोजिट है। एनालिसिस में ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स था, अब सिंथेसिस में पुटिंग पार्ट्स टुगेदर इनटू ए होल। आप नई चीज डिजाइन करते हो, नई चीज क्रिएट करते हो सिंथेसिस के अंदर। वहां पर आपने जो सिंथेसाइज में ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स किया तो डिफरेंट पार्ट्स कम टुगेदर और पुटिंग टुगेदर टू मेक इनटू ए न्यू होल। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो ओरिजिनेट्स करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं आइडियाज़ को और फिर उसके तहत कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, प्लान और प्रपोजल लेकर आते हैं जो कि नई होती है, जो पहले से नहीं होती। इसके लिए जो स्ट्रांग वर्ब्स हैं वो क्रिएट है, डिज़ाइन है, एम्पैथाइज है, इन्वेंट है, डेवलप है। सो ये पांचवें लेवल का जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिजाइन a classification scheme for writing education objectives that combines the cognitive, affective and psychomotor domain. अब तलबा इस काबिल हो गए कि वो अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो दे सकते हैं जिसके अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन जो है वो तीनों शामिल हो। और फिर छठा लेवल जो है कॉग्निटिव डोमेन का दैट इज एवेल्युएशन। एवेल्युएशन क्या है? जिसमें कि हम किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो जज करते हैं, और वैल्यू जो है वो किसी भी डेफिनेट क्राइटेरिया के तहत ही जज होती है। जब भी हम वैल्यू जज करने की बात करते हैं तो आपके पास कोई बेंचमार्क होता है, कोई क्राइटेरिया है जिसके तहत हम उसकी वैल्यू को बयान करते हैं। सो गिवन ए पर्पस आर यूजिंग सम डेफिनेट क्राइटेरिया, हम किसी भी चीज की वैल्यू को जज करते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो अप्रेज करते हैं, असेस करते हैं, क्रिटिक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। सो वैल्यूएशन के लिए जो बड़े वर्ब्स जो हैं वो जज है, रिकमेंड है, क्रिटिक है, जस्टिफाई है। और जो एक ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया, आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जजिंग द इफेक्टिवनेस जहां पे भी आ जाएगी वो एवेल्यूएशन की बुनियाद पे हो रही होगी। सो ये छठा लेवल जो है, जो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन वाला हमने पहले देखा कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 लेवल्स को।
अब यहाँ जैसे मैंने आपके सामने ये 6 लेवल्स बयान किए जो ओल्ड ब्लूम्स हैं, उसके साथ अभी मैं आपके सामने जो न्यू वर्जन जो है वो बयान करने लगा हूँ। ब्लूम्स के जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, लॉरेन एंडरसन है और डेविड क्रॉथवेल है, इन्होंने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को 1990 के अंदर जो है वो रिवाइज किया और फिर 2001 में इसको पब्लिश भी किया गया। यहाँ ओल्डर वर्जन है जिसमें नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन है। इसको फिर न्यू वर्जन के अंदर कहा गया कि हमें जितने भी ये लेवल्स हैं इनको रेदर देन यूजिंग एज ए नाउन्स हमें वर्ब्स की सूरत में बयान करना चाहिए। सो नॉलेज को उन्होंने रिमेम्बरिंग कर दिया, ये रिमेम्बर कर दिया, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, सिंथेसिस और वैल्यूएशन को इन्होंने आपस में रिप्लेस कर दिया। अब सिंथेसिस जो है इसको टॉप पर ले गए क्रिएट की सूरत में और वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूएट की सूरत में 5वें लेवल पर आ गया। सो 5वें और 6ठे को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। जो ओल्ड वर्जन में वैल्यूएशन लास्ट पे था, न्यू वर्जन में वैल्यूएशन 5वें नंबर पे आ गया और सिंथेसिस जो है जो 5वें पे था वो 6ठे पे क्रिएट की सूरत में आ गया। सो ये 6 लेवल जो हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर जो न्यू वर्जन की सूरत में हमें मिलते हैं। सो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से जो बात थी जिसके अंदर हमने ब्लूम्स के 6 लेवल्स जो हैं उनको देखा और 6 लेवल्स का हमने फिर मुआजना किया नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन के ऊपर, और हमने देखा कि इसमें कौन से स्ट्रांग वर्ब्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और फिर इन स्ट्रांग वर्ब्स को सामने रखते हुए किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर दूसरी जो डोमेन है वो अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन जो क्रॉथवेल ने बयान की 1964 में, इसके भी 5 लेवल्स हैं। ये 5 लेवल्स कौन से हैं, इनके ऊपर भी हम बात जो है वो करेंगे। सो लर्नर्स मूव फ्रॉम बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग टू ए स्टेज ऑफ हैविंग इंटरनलाइज्ड द लर्निंग सो दैट इट प्लेज ए रोल इन गाइडिंग देयर एक्शंस। अफेक्टिव डोमेन जो क्रॉथवेल ने पेश की 1964 में, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, जिसके अंदर लर्नर जो है वो मूव फ्रॉम बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग टू ए स्टेज ऑफ हैविंग इंटरनलाइज्ड द लर्निंग सो दैट प्लेज ए रोल इन गाइडिंग देयर एक्शंस। ये लर्निंग के हवाले से स्टेजेस को बयान करता है। लर्निंग टू ए स्टेज ऑफ हैविंग इंटरनलाइज्ड द लर्निंग को इंटरनलाइज करना है सो डैट इट प्लेज ए रोल इन गाइडिंग देयर एक्शन। जब इंटरनलाइज हो जाएगा तो फिर फर्द के एक्शंस जो हैं वो उसके मुताबिक जो है वो तरतीब दे जाएंगे, तरतीब दे पाएंगे। सो ये जो 5 लेवल्स हैं इसके अफेक्टिव डोमेन के, इसमें पहला जो है वो रिसीविंग है, फिर रिस्पॉन्डिंग है, फिर वैल्यूइंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है और 5वां जो है करेक्टराइजिंग है। सो 5 लेवल्स जो हैं वो यहाँ अफेक्टिव डोमेन के हैं और इन 5 के बारे में अभी हम बात करते हैं। ये डोमेन जो है ये ऐसे मैनर्स के ऊपर बात करते हैं कि जिसके अंदर हम चीज़ों को इमोशनली डील करते हैं, फीलिंग्स, वैल्यूज, अप्रिसिएशंस, एंथुसियाज्म, मोटिवेशन और एटीट्यूड के हवाले से बात की जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक जो है वो एटीट्यूड के साथ है, वो फीलिंग्स और एटीट्यूड के साथ है। तासरी, जिसको हम तासराती उर्दू में कहते हैं, जो कॉग्निटिव है उसको हम वकूफ़ी कहते हैं। वकूफ़ जिसका तल्लक जो है वो माइंड के साथ है, जिसका तल्लक अकल के साथ है। वहीं पर अफेक्टिव जो है इसका तल्लक जो है, और अगर उसका वो अकल के साथ है तो वो बुनियादी तसव्वुरात और मालूमात को डील करता है। जबकि इफेक्टिव डोमेन जिसको हम तासराती कहते हैं, तासराती असर से है और असर का तल्लक हार्ट के साथ है और हार्ट के अंदर फीलिंग्स हैं, हार्ट के अंदर वैल्यूज हैं, हार्ट के अंदर अप्रिसिएशंस हैं, एंथुसियाज्म्स हैं, मोटिवेशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं। ये तमाम हार्ट के साथ हैं, इनका सब का तल्लक दिल के साथ है। इस वजह से हम इफेक्टिव डोमेन के अंदर चीज़ों को इमोशनली डील करते हैं।
سو افیکٹو ڈومین جو ہیں ان کا تعلق جو ہے ایسے کردار کے ساتھ، ایسے بیہیویئرز کے ساتھ ہے کہ جو ایٹیچیوڈ آف اویئرنیس کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انٹرسٹ کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اٹینشن اور کنسرن اور رسپانسبلٹیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان کا تعلق سننے کی صلاحیت کے ساتھ ہے، اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ رسپونڈ بھی کرنا ہے ان انٹریکشن ود دی ادرس، دوسروں کے ساتھ. اور پھر ان کا تعلق ایسی ایبلٹی کے ساتھ ہے کہ جس کے تحت آپ ایٹیٹیوڈنل کریکٹرسٹکس اور ویلیوز ڈیمانسٹریٹ کرتے ہو. کون سی وہ ایٹیٹیوڈ اور کریکٹرسٹکس جو ہیں اور ویلیوز جو ہیں which are appropriate to the test situation and the field of study. جب آپ کسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہو، جب آپ کسی جگہ پہ موجود ہو، جب آپ کلاس روم کے اندر موجود اور کچھ سیکھ رہے ہو، تو اس حوالے سے جو آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں یہ ان کو بیان کر رہا ہوتا ہے. سو اس کے بھی 5 لیول ہیں جو ایکوزیشن آف ایٹیٹیوڈ اور ویلیوز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ 5 لیول کون سے ہیں؟ ریسیونگ ہے، رسپونڈنگ ہے، ویلیوئنگ ہے، آرگنائزنگ اور کریکٹرائزنگ ہے. سو یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں یہاں جو آپ کے سامنے بیان کیے، یہ فیلنگز کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اب افیکٹو ڈومین کی ریسیونگ کیا ہے؟ انوالوز بینگ اویئر آف and willing to freely attend to a stimulus. کسی چیز کے بارے میں اویئر ہونا، کسی چیز کے بارے میں آگاہ ہونا، اس کا تعلق ریسیونگ کے ساتھ ہے. اٹینشن والا جو ہے، جب اٹینشن ہوگی تو اس کے بعد رسپونڈنگ ہے. رسپونڈنگ میں آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. اس کے بعد ویلیوئنگ ہے. ویلیوئنگ کے اندر آپ voluntarily giving birth to an object اور stimulus ہے. اور لاسٹ جو ہے وہ کمٹمنٹ اور آرگنائزیشن اور کریکٹرائزیشن ہے کہ جب آپ والنٹیرلی کسی چیز کو یا کسی آبجیکٹ کی طرف آپ چلے جاتے ہو یا سٹیمولس کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہو، تو پھر بلڈنگ این انٹرنل کنسسٹنٹ ویلیو سسٹم ہے. فرد کے اندر انٹرنلی کنسسٹنٹ ویلیو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ کریکٹرائز ہو جاتا ہے اس بندے کے ساتھ. سو افیکٹو ڈومین کا جہاں ہم اسٹوڈنٹ ٹیچر اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں، ریسیونگ ہے. ریسیونگ کیا ہے؟ ریسیونگ کا تعلق جو ہے وہ گیٹنگ اسٹوڈنٹس اٹینشن ہے. اس کے بعد رسپونڈنگ ہے. رسپونڈنگ میں انکریجنگ اسٹوڈنٹس ٹو پارٹیسپیٹ ہے، ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. جب ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو جائے گی ٹینشن کے بعد ایکٹیو پارٹیسپیشن، اس کے بعد ویلیوئنگ ہے. ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ڈسکس نیو آئیڈیاز. جب ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی ہے تو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، اور آئیڈیاز کی جنریشن میں جو کسی کی طرف سے آئیڈیا آیا، آپ ان آئیڈیاز کو دیکھتے ہو کہ وہ میرے لیے کتنے اہم ہیں، اور جو نیو آئیڈیاز ڈسکس ہوتے ہیں تو پھر آپ آرگنائز کرتے ہو. آرگنائز کیسے؟ ان آئیڈیاز کو لیتے ہوئے، مختلف آئیڈیاز کو لیتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے استعمال میں لے کر آتے ہو. ان میں سے جو آئیڈیاز آپ کو مناسب لگتے ہیں ان کو آپ لرن کرنے کی کوشش کرتے ہو. اور پھر کریکٹرائزیشن ہو جاتی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انکرج ہوتے ہیں ٹو ٹرانسفر آئیڈیاز ٹو ڈیلی لائف. جو انہوں نے سیکھے ان کو اپنی روزمرہ زندگی میں اب وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. That mean that is internalized into their body. اب وہ انہوں نے اپنی جو کریکٹر ہے اس کو ان آئیڈیاز کے مطابق جو ہے وہ چینج کر لیا. نو اٹ از دا اسٹیٹ آف مائنڈ آف دیٹ انڈیویجول کہ وہ ان چیزوں کو اسی طرح سے کر رہا ہے جو اس نے سیکھی ہوئی ہیں. سو یہ کراتھول کی ہیرارکی آف افیکٹو ڈومین ہے جس میں یہ 5 لیولز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. سو ریسیونگ کیا ہے؟ جو موسٹ بیسک لیول آف انوالومنٹ ہے لرننگ پروسیس کے اندر، جس کے اندر جو لرنر ہے اس کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ اس خاص پرٹیکولر ڈائریکشن اور ڈیمانسٹریشن کی طرف وہ ولنگلیسلی توجہ رکھے اور اس کو سنے. ان آئیڈیاز اور انفارمیشن کو سننے کے حوالے سے وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ اس انفارمیشن کو وہ سنتا بھی ہے. سو ریسیونگ میں اٹینشن جو ہے یہ بہت اہم ہے. اٹینشن
in a particular direction है, और फिर demonstrating a willingness to hear the ideas and information है. एग्जाम्पल कैसे हम इसकी बयान कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लिसन टू अदर्स इन द क्लासरूम विद रिस्पेक्ट, जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट के साथ उसकी बात को सुनते हैं. इसी तरह से क्लास को रेगुलरली अटेंड करना. फिर क्लास के अंदर जो है, जो लेक्चर अगर डिलीवर हो रहा है तो लेक्चर के दौरान जो है वो नोट्स जो है वो तैयार करना, टेकिंग नोट्स फ्रॉम सिलेक्टेड लेक्चर मटेरियल. ये अफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग का इसके साथ अलग है. सो एग्जांपल अगर मैं कहूँ, लिसन टू अदर्स विद रिस्पेक्ट, लिसन फॉर एंड रिमेंबर द नेम ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पीपल. ये इफेक्टिव डोमेन है जब लोग जो हैं वो आपको अपना तारफ बयान कर रहे हैं और आप अटेंटिवली, आप कंसंट्रेशन के साथ, आप अटेंशन के साथ सुन रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपको उन लोगों के नाम जो है वो याद हो जाएंगे. तो ये रिसीविंग वाला लेवल है. कीवर्ड इसके अंदर जब हम यूज करते हैं वो आस्क है, चूजेज है, डिस्क्राइब्स है, फॉलोज है, गिव्स, होल्ड, आइडेंटिफाइज, लोकेट, नेम, पॉइंट टू, सिलेक्ट्स. ये रिसीविंग के लिए वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं. जो दूसरा लेवल है इफेक्टिव डोमेन का, वो रिस्पॉन्डिंग है. सो ये लेवल कौन सा है कि जिसमें स्टूडेंट जो है वो क्लास को अटेंड नहीं करते बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? फॉलो अप क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक्टिविटीज के अंदर जो है वो गर्मजोशी से हिस्सा लेते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, डिस्कशंस के अंदर मुख्तलिफ आइडियाज बयान करते हैं, और अपनी इंटरेस्ट जो है वो शो करते हैं. किसी भी तरह के आउटकम्स के अंदर अपनी इंटरेस्ट जो है वो शो करते हैं. सो इसमें हर तालिब इल्म जो है वो समझा जाता है कि वो दूसरों की बात को मानता है, पार्टिसिपेट करता है और फिर विलिंगली रिस्पॉन्ड भी करता है. जब भी उससे कोई बात पूछी जाती है, जब भी उससे कोई सवाल किया जाता है, when he is asked or directed to do something, तो वो बड़ा एक्टिवली विलिंगली उस बात को रिस्पॉन्ड भी करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है. इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो डिस्कस द रोल ऑफ लॉज इन ए मैसेज, लीड ए क्लास एक्टिविटी ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग, रिपोर्ट ऑन रिसर्च मेथड्स ऑफ ए क्लिनिकल स्टडी. सो ये चंद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनके लिए जो वर्ब्स हैं, पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन के हवाले से हम करते हैं. पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस मोस्टली जो एग्जांपल इस्तेमाल की जाती है. और की वर्ब्स जो हैं वो आंसर है, असिस्ट है, एड है, कंपाइल्स है, कन्फर्म्स है, डिस्कसेस है. इफेक्टिव डोमेन की जो दूसरा लेवल है. जो तीसरा लेवल इसका है वो वैल्यूइंग है. अब आपने अटेंशन भी दे दी, अटेंशन देने के बाद आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर लिया, तो फिर क्या वैल्यू, फिर क्या लेवल आ जाएगा? सो लर्नर डेमोन्स्ट्रेट पर्सनल वैल्यू टू आइडियाज. वो जो आइडियाज शेयर हुई हैं उन आइडियाज के ऊपर वो पर्सनल वैल्यू अपनी बयान करता है और फिर ये डिसाइड कर पाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस जो हैं उसके रेलेवेंट है और उसको वर्थवाइल वो लग रही है. सो चीज़ों की या इंफॉर्मेशन की या आइडियाज की वर्थवाइल जो है वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपनी पर्सनल वैल्यू को सामने रखते हुए. सो वैल्यूइंग लेवल जो है इसका तल्लक जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यूज से लेकर क्लियरली उन वैल्यूज की प्रेफरेंस तक है. सो एक्सेप्ट भी करना है बट एक्सेप्ट से वो प्रेफरेंस तक है, कितनी अहम है उसके लिए. लर्नर जो है वो मुख्तलिफ बिहेवियर जो है वो डिस्प्ले करते हैं. किस हवाले से अपने बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं कि जो उनके बिलीव्स और एटीट्यूड से हम आहंग होते हैं, जो बिलीफ एटीट्यूड से कंसिस्टेंट होते हैं, वो ऐसे कि जहां पर उनको कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, ना ही उनको कहा जाता है कि इस बात को मानो. क्योंकि वैल्यूइंग जो है इसमें पर्सनल वैल्यूज टू आइडियाज जो हैं वो हर फर्द के मौजूद हैं. सो फर्द उसी तरह से बिहेव जो है वो कर रहा होता है. इसके एग्जाम्पल्स हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो वैल्यूज सेल्फ इंप्रूवमेंट्स है, डिफेंस ट्रीटमेंट प्लान है, जस्टिफाइज बिलीफ्स है. सेल्फ इंप्रूवमेंट एक वैल्यू है
تو ہر بندہ اپنے طور پر کر رہا ہوگا. سو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سیلف ویلیو امپروومنٹ کو ڈیمانسٹریٹ بھی پھر کر رہا ہوگا. سو ڈیمانسٹریٹنگ بلیوز ان ڈیموکریٹک پروسیس is sensitive towards individual and cultural differences. جو ویلیو ڈائیورسٹی کے حوالے سے اور کی ورڈز کمپلیٹ ہے, ڈیمانسٹریٹ ہے, ڈیفرینشیٹ ہے, ایکسپلین ہے, فالو ہے, جوائن ہے, انیشیٹ, انوائٹ, جسٹیفائز, پرپوزز, ریڈز, رپورٹ, سلیکٹس, شیئرز اینڈ اسٹڈیز. یہ افیکٹو ڈومین کی ویلیو لیول جو ہے. اب چوتھا جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے they face with situations where more than one value is relevant. different values share ہوتی ہیں, different ideas share ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ideas جو ہیں وہ value رکھتے ہوں. مختلف ideas مختلف situations کے اندر کوئی ایک value جو ہے وہ relevant ہوگی, دو values relevant ہوں گی. so learner جو ہے وہ پرسنل ویلیوز کو ان ڈیفرنٹ ویلیوز کے ساتھ کنٹراسٹ کرتے ہوئے ان کو اپنے لیے جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے. لرنر جو ہے وہ اپنی پرسنل ویلیوز کو اور ان دوسری جو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں ان کو آپس میں کمپیئر اور کنٹراسٹ کرتے ہوئے آرگنائز کرتا ہے, تاکہ جو اس کی انٹرنل کنفلکٹس ہیں وہ ریزالو ہو سکیں, اور پھر جو پرائرٹی ان ویلیوز ہے وہ اس کو بہتر طور پر وہ مینج کر سکے. اور جب وہ اپنی انٹرنل کنفلکٹس اور پرائرٹیز ان ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو آرگنائز کرتا ہے, تو اس طرح سے وہ اپنے لیے ایک ویلیو سسٹم جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کے جو ایگزامپلز آف آبجیکٹیوز ہیں, انٹیگریٹ دا پوٹینشیل بینیفٹس اینڈ رسک آف اے کورس آف ایکشن ہے, فارمولیٹ اے پرسنل کوڈ آف پروفیشنل ایتھکس ہے. یہ ہر بندہ اپنے طور پر کر رہا ہے. سو موڈیفائز آئیڈیاز ان دی لائٹ آف نیو ایویڈنسز ہے. اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, ریکگنائز دی نیڈ فار بیلنس بٹوین فریڈم اینڈ ریسپانسبل بیہیویئر, accepts responsibility for own behavior and explains the role of systematic planning in solving problems. اب یہ تمام چیزیں جو بھی ہو رہی ہے یہ فرد اپنے طور پر ہی ان کو آرگنائز کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوتا ہے, اور اپنے لیے جو ہے وہ ویلیو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. جو کی ورڈز ہیں اس کے لیے وہ adheres ہے, alters ہے, arranges ہے, combines, compare, completes, defends, explain, formulate and generalize. اور لاسٹ جو لیول ہے افیکٹو ڈومین کا وہ کریکٹرائزیشن ہے. اب کریکٹرائزیشن کون سی ہے کہ جہاں وہ ویلیو سسٹم جو ہے وہ انٹرنلائز کر لیتا ہے بندہ. سو طالب علم جو ہے وہ اس سٹیج پر آ کے سیلف ریلائنٹ ہو جاتا ہے, اور سیلف ریلائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی بیہیویئر کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرتا ہے. کیوں پرفارم کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی پرسنل ویلیو سسٹم کا وہ حصہ بن چکا ہوتا ہے. سو ویلیو آرگنائزیشن جو ہوتی ہے پریویس لیول پر طالب علم جو ہے وہ کرتا ہے, اس لیول پر آ کے وہ جو ویلیو آرگنائزیشن ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے ود دی ورکنگ سسٹم اور فلسفی آف لائف. وہاں ویلیو سسٹم تھا, اب ویلیو سسٹم جو ہے وہ نہیں رہا بلکہ وہ فلسفی آف لائف بن گیا. سو تمام بیہیویئر جو ہیں وہ اس ویلیو سسٹم کے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. All behavior displayed is consistent with one's value system. کوئی بھی فرد جو بھی بیہیویئر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کے ویلیو سسٹم سے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, اس سے ہم آہنگ ہوتے ہیں. اور اس کی ایگزامپلز آف آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں تو ڈسپلیز ٹیم ورک when participating in group activities ہے, acts with self reliance ہے while conducting an interview for such purpose ہے, influence others by modeling professionalism on a regular basis ہے. اور اس کی ایگزامپل دیکھیں, displays a professional commitment to ethical practices on a daily basis. So values people for what they are, not how they look. What they are is actually the philosophy of life جو ورکنگ سسٹم ہے کسی بھی فرد کا. اور اس کے کی ورڈ جو ہیں وہ ایکٹس ہے, ڈسکریمنیٹس ہیں, ڈسپلیز, انفلوئنسز, لسنز, موڈیفائز, پرفارمز, پریکٹسز, پروپوزز اینڈ کوالیفائز. یہ افیکٹو ڈومین
का जो लेवल 6 था। फिर तीसरा जो हमारे पास डोमेन आता है वो साइकोमोटर डोमेन है, जिसका तल्लुक स्किल्स के साथ है। यहाँ जो मैं बयान कर रहा हूँ वो अनीता जे हारो की है, जो 1972 में उसने बयान की। ये ऐसी टेक्सोनॉमी है कि जिसके अंदर डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन को सामने रखते हुए कोई भी फर्द अपना रोल प्ले करता है। सो ये टेक्सोनॉमी जो है वो डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन के तहत ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके अंदर इनवॉलंटरली रिस्पॉन्सेज से स्टार्ट होता है टू रिफाइंड लर्नड कैपेबिलिटीज तक जाता है। बच्चे अपदैश के ऊपर इनवॉलंटरली रिस्पॉन्सेज बयान करता है, शो करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लर्नड कैपेबिलिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। तो इसके 6 लेवल जब देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स हैं या रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज है, फिजिकल एबिलिटीज है, स्किल्ड मूवमेंट्स हैं, एंड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे जो सबसे लोअर लेवल है वो इनवॉलंटरली रिस्पॉन्सेज है, और वहीं पे सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन है, जहां पर के एक रिफाइंड लर्नड कैपेबिलिटीज की सूरत में कोई भी फर्द जो है वो अपनी स्किल्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो 6 लेवल्स में रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, स्किल्ड मूवमेंट्स हैं, और नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन है जो 6 लेवल के अंदर बयान की जाती हैं। रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स कौन सी हैं? जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं, जो इनवॉलंटरली रिएक्शंस हैं, जो इनवॉलंटरली रिस्पॉन्सेस बच्चा जो है वो बयान करता है, वो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स हैं जो इब्तदाई स्टेज पर होती हैं। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, जो सिंपल मूवमेंट्स हैं दैट कैन बिल्ड टू मोर कम्प्लेक्स सेट्स ऑफ मूवमेंट। ये इब्तदाई हैं बट आहिस्ता आहिस्ता ये कम्प्लेक्स सेट ऑफ मूवमेंट्स की तरफ चली जाती हैं। परसेप्चुअल एबिलिटीज जो जिसके अंदर एनवायरमेंटल क्यूज जो हैं वो शामिल होते हैं कि जो किसी को इस काबिल करते हैं कि वो अपनी मूवमेंट को उस तरह से एडजस्ट कर ले, अलाउ वंस टू एडजस्ट मूवमेंट, ये परसेप्चुअल एबिलिटीज हैं। उसके बाद फिजिकल एबिलिटीज हैं, जिसके अंदर जो है वो एंड्योरेंस जो है वो दरकार होती है, एंड्योरेंस दरकार होती है, स्ट्रेंथ है, विगर है, एजिलिटी है। ये फिजिकल एबिलिटीज के अंदर जो है इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर इसका 5वां जो है लेवल है वो स्किल्ड मूवमेंट्स है, एक्टिविटीज वेयर ए लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज अचीव्ड। अब स्किल्ड मूवमेंट पर एफिशिएंसी जो है वो अचीव हो गई। और फिर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन है कि जहां पर एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो आ जाती है। इसकी अगर मैं एग्जांपल बच्चे के चलने से लूं, पैदाइश के बाद बच्चा जो है वो क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद वो खड़ा होता है, खड़ा जो है वो सहारे के बल होता है, और फिर गिर पड़ता है, फिर वो खड़ा होता है, गिर पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी जो पहली मूवमेंट है क्रॉल करना, ये उसकी रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स है। उसके बाद रिफ्लेक्ट जो है वो खड़ा होना शुरू होता है और खड़ा होकर चलना शुरू करता है। ये उसकी कम्प्लेक्स सेट्स ऑफ मूवमेंट्स हैं। फिर क्या होता है कि वो चलना है और चलने के लिए एनवायरमेंटल क्यूज को इस्तेमाल करता है, वो किसी का सहारा लेता है, किसी चीज को पकड़ के वो थोड़ा सा चलता है, 2-4 कदम चलता है। वो एनवायरमेंटल क्यूज को इस्तेमाल करते हुए डेट अलाउ वंस टू एडजस्ट मूवमेंट, वो उस हिसाब से अपनी मूवमेंट को चेंज करता है। और फिर जब वो उस परसेप्चुअल एबिलिटीज से आगे पहुंचता है तो फिर उसको चलने के लिए एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, विगर और एजिलिटी की जरूरत होती है। वो होगी तो फिर वो सहारे के बगैर भी खड़ा हो सकेगा या चल सकेगा। और एक वक्त आएगा कि चलने के अंदर वो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, उसको किसी भी सहारे के बगैर जो है वो चलना मुश्किल नहीं लगेगा। और फिर एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स आ जाती हैं कि फिर बंदा जो है वो चल भी रहा होता है और साथ ही बातें भी कर रहा है, साथ ही जो है वो चीज़ें भी यूज कर रहा है। सो हर चीज जो है वो बंदे को जो है वो उसकी एक्सप्रेसिव मूवमेंट की सूरत में हो जाती है कि जहां पर उसको सोचने की जरूरत नहीं, उसके बॉडी पार्ट्स खुद ब खुद उसी तरह से हरकत करना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बयान करूं, जो कार की ड्राइविंग है, गाड़ी की ड्राइविंग है, साइकिल है या मोटरसाइकिल की ड्राइविंग है,
سو اس کے سٹارٹ پہ آپ اپنی چیز کو ویژولائز کرو، اپنے اس وقت کو کہ جب آپ نے پہلے دن سائیکل چلائی اور اب جب آپ چلا رہے ہو، یا پہلے دن گاڑی چلائی اور اب جب آپ چلا رہے ہو، ایون اب ہاتھ میں موبائل لے کے بھی آپ میسج بھی کر رہے ہوتے ہو، ایک ہاتھ سے میسج ہو رہا ہے اور ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو ہو رہی ہے. ایون بعض کا جو اسٹیئرنگ کو چھوڑ کے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ گاڑی چلا لیتے ہو. موٹر سائیکل کے اوپر ون ویلنگ والے جو ہیں وہ ون ویلنگ کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ ون ویلنگ ان کی نان ڈسکرسو کمیونیکیشن ہے، بٹ پہلے دن ایسی نہیں تھی. سو یہ سکلز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا یہ بلومز کی ٹیکسانومی تھی، بلومز ٹیکسانومی آف کوگنیٹو ڈومینز، جس میں میں نے تینوں ڈومینز کے اوپر بات کی، جس میں کوگنیٹو ہے، افیکٹو ہے اور سائیکوموٹر ہے. کوگنیٹو کے 6 لیولز ہیں، افیکٹو کے 5 لیول ہیں، اور پھر سائیکوموٹر کے بھی 6 لیولز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ابھی سولو ٹیکسانومی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. جہاں بلومز ٹیکسانومی ہے اس کے پیرلل جو ہے وہ سولو ٹیکسانومی کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے. اب بلوم اور سولو ٹیکسانومی، بلومز کی تو ہم نے بات کر لی. سو کئی ٹیکسانومیز کی طرح سولو ٹیکسانومی جو ہے اس کے اندر بھی کچھ پروسیسز ہیں، وہ بھی کچھ پروسیسز کو بیان کرتی ہے. وہ کون سے پروسیس ہیں؟ دوز انوالو ان آسکنگ اینڈ آنسرنگ اے کویشچن آن اے اسکیل آف انکریزنگلی ڈیفیکلٹی اور کمپلیکسٹی. سولو describe the processes involved in asking and answering a question on a scale of increasing difficulty or complexity. لوور لیول پر آسان ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے جیسے جیسے لیول اوپر ہوتا جاتا ہے تو ڈیفیکلٹی اور کمپلیکسٹی جو ہے وہ سوالات کے پوچھنے میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور جس طرح سے سوالات کے پوچھنے میں وہ زیادہ مشکل کی طرف چلی جاتی ہے، پیچیدگی کی طرف جاتی ہے، اسی طرح سے اس کے آنسر بھی جو ہے وہ مشکل اور پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں. سو بلوم کی ٹیکسانومی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تھنکنگ کے ساتھ ہے، تھنکنگ اور پروسیسنگ کے ساتھ ہے. پروسیسنگ ریکوائرڈ ان کمپلیٹنگ اے ٹاسک اور آنسرنگ اے کویشچن. نالج ہے یا کوگنیٹو ہے، افیکٹو ہے اور سائیکوموٹر ہے، تینوں کا تعلق جو ہے وہ تھنکنگ اور پروسیسنگ کے ساتھ ہے. کہ کس پروسیسز اور تھنکنگ کے ساتھ؟ کہ جس کا جو تعلق ہے یا جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹنگ اے ٹاسک اور آنسرنگ اے کویشچن ہے. فار ایگزامپل نو، کمپلینٹ اینڈ اپلائی، اینالائز، سنتھسائز اینڈ ایویلیویٹ. نو جو ہے یہ نالج کے ساتھ کی وجہ سے ہے. ویسے نالج ہے، نو مین نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلیویشن، جو بلوم اور اینگرہارٹ اور فرسٹ ہل اور کلاتھول نے 1956 کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا. سو ان کا تعلق جو ہے یا بلومز ٹیکسانومی کا تعلق جو ہے وہ تھنکنگ اور پروسیسنگ کے ساتھ ہے، کہ جس کی ریکوائرمنٹ جو وہ کمپلیٹنگ اے ٹاسک اور آنسرنگ اے کویشچن ہے. وہیں پہ سولو جو ہے، سولو کا تعلق جو ہے وہ اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز کے ساتھ ہے. اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کم. سولو جو ہے ایس فار اسٹرکچر، او فار observed, L for learning and O for outcomes. So structure of observed learning outcomes کے ساتھ ہے. جہاں بلومز نے کوگنیٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین اور افیکٹو ڈومین یا بلومز ٹیکسانومی دی، وہیں پر یہ جو سولو ٹیکسانومی ہے that was developed by Biggs and Collis. بگز اور کالس نے اس کو ڈیزائن کیا، انہوں نے ڈیولپ کیا، جس کو کہ سولو ٹیکسانومی ہم کہتے ہیں اور فریم فار انڈرسٹینڈنگ ہے. سو سولو ٹیکسانومی جو ہے دیٹ از ایکچولی فریم فار انڈرسٹینڈنگ. سو اس کے اندر 5 سٹیجز ہیں، 5 سٹیجز آف انڈرسٹینڈنگ ہم اس کو کہتے ہیں. 5 سٹیجز آف انڈرسٹینڈنگ، اور ہر سٹیج جو ہے وہ پریویس لیول سے ملتی ہے. ہر سٹیج جو ہے وہ embraces the previous level but adds something more also. اس سے ملتی بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر اضافہ بھی یہ کر رہی ہوتی ہے. سو یہ اس ٹیکسانومی کو فردر جو ہے وہ بگز اور ٹینگ نے 2007 میں ایکسپلین بھی کیا، اور پھر پنجاب گورنمنٹ کے اندر جو ہے
اس سولو ٹیکسانومی کو اب استعمال کرتے ہوئے اس ٹیکسانومی کے ذریعے سے اسیسمنٹ بھی کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر انکریزنگ کمپلیکسٹی جو ہے انکریزنگ کمپلیکسٹی ان اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ آف اٹ سبجیکٹ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. سو بلومز جو ہے وہ تو تصورات اور معلومات اور رویہ جات کے اوپر ہے اور سکلز کے اوپر ہے. وہیں پر اس سولو ٹیکسانومی کا تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ آف سبجیکٹس کو دیکھنے کے حوالے سے. سو پنجاب کے اندر جو ہے اس کو جب استعمال کیا گیا تو بنیادی مقصد کیا تھا کہ انکریزنگ کمپلیکسٹی ان اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ آف سبجیکٹس جو ہے یہ دیکھا جا سکے. سو اس کی 5 سٹیجز ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سولو ٹیکسانومی تقریباً تمام مضامین کے اندر جو ہے وہ استعمال بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے. سو سولو اسٹرکچرڈ آف یا اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں دیٹ از اے ماڈل آف لرننگ دیٹ ہیلپس ڈیولپ اے کامن انڈرسٹینڈنگ اینڈ لینگویج آف لرننگ دیٹ ہیلپس ٹیچرز اینڈ اسٹوڈینٹس انڈرسٹینڈ دی لرننگ پروسیس. سولو کا بنیادی مقصد جو ہے اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز کا جو تعلق ہے اس کا مدد دینا ہے ایک کامن انڈرسٹینڈنگ یا مدد دینی ہے یا ہیلپ ان ڈیولپنگ اے کامن انڈرسٹینڈنگ اینڈ لینگویج لرننگ ہے جس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرننگ پروسیس کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں. اب وہ 5 جو ٹیپیکل لیولز جو ہیں یا ویز ٹو آنسر اے کویسچن کون سے ہیں وہ پری اسٹرکچر ہے, پھر یونی اسٹرکچر ہے, پھر ملٹی اسٹرکچر ہے, پھر ریلیشنل لیول ہے اور ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ہے. یہ 5 جو ٹیپیکل ویز ٹو آنسر اے کویسچن ہے بلومز ٹیکسانومی کے اندر. پری اسٹرکچر کیا ہے کہ جس کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہیں سمپلی ایکوائرنگ بٹس آف انکنیکٹڈ انفارمیشن. پری اسٹرکچر کہ جہاں پر طالب علم جو ہے وہ انفارمیشن تو ایکوائر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ انفارمیشن انکنیکٹڈ ٹائپ آف انفارمیشن ہوتی ہے, اس کی کوئی آرگنائزیشن اور کوئی سینس نہیں ہوتی. یہ سب سے لوئسٹ لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کہ انفارمیشن تو آئی نا بٹ وہ انفارمیشن جو ہے وہ آرگنائزڈ اور انداز میں نہیں ہوتی ہے, نہ ہی اس کی کوئی سینس بن رہی ہوتی ہے, انکنیکٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سمپلی اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پری اسٹرکچر کے بعد یونی اسٹرکچر آ جاتی ہے. یونی اسٹرکچر مین کہ اب کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوگا, کچھ نہ کچھ آرگنائزیشن ہوگی اور وہ سینس رکھتا ہوگا, وہ جو ڈیٹا ہے وہ انفارمیشن ہے وہ نالج جو ہے. سو سمپل اور obvious کنیکشن جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. پری اسٹرکچر میں انکنیکٹڈ تھی, اب یہاں پہ سمپل اور obvious کنیکشنز آ گئے, لیکن اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ ابھی بھی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے یونی اسٹرکچر میں. پھر جب ملٹی اسٹرکچر میں آتی ہے تو وہاں پر یونی میں سنگل اور سمپل کنیکشنز ہیں, تو ملٹی میں آ کے نمبر آف کنیکشنز آ گئے. سو زیادہ کنیکشنز ڈیولپ کیے جاتے ہیں but the meta connections between them are missed as is their significance for the whole. So connections تو بہت ہیں but meta connections between them جو ہے وہ ایک حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ, ایک جو انفارمیشن کی دوسری انفارمیشن کے ساتھ ایسا تعلق جو ہے وہ بھی نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا. وہی وہ تعلق جو ہے وہ ریلیشنل لیول کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے. سو اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس لیول پر جو ہے دے ایبل ٹو اپریشیٹ دا سگنیفیکینس آف دی پارٹس ان ریلیشن ٹو دی ہول. اب جو آپ کے پاس ایک لرننگ کے حوالے سے مجموعہ آ گیا, اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان کا آپس میں کہیں نہ کہیں کو ریلیشن کو تعلق ہمیں نظر آتا ہے, وہ ریلیشنل لیول کے اوپر ہے. اور پھر 5واں جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہیں not only make connections within the given subject area بلکہ وہ سبجیکٹ ایریا سے بیانڈ بھی جا کے اس کو سوچتے ہیں اور اس کو جو انفارمیشن ہے, وہ جو آئیڈیاز ہیں, وہ جو نالج ہے, اس کو وہ جنرلائز کرتے ہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں the principles and ideas underlying the specific instances.
उनको फिर बाकी मज़ामीन के अंदर भी, बाकी सब्जेक्ट एरिया के अंदर भी उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में फिर बयान हम करते हैं। तो वही जो 5 वेज हैं, 5 टिपिकल वेज टू आंसर ए क्वेश्चन, यूनिस्ट्रक्चर है, या प्री स्ट्रक्चर है, प्री स्ट्रक्चर के बाद यूनिस्ट्रक्चर है, फिर मल्टी स्ट्रक्चर है, फिर रिलेशनल है, और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज है। अब प्री स्ट्रक्चर क्या है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये प्री स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सब्जेक्ट। वहीं पे यूनिट स्ट्रक्चर है, आई हैव वन आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट। मल्टी स्ट्रक्चर में क्या होगा? आई हैव सेवरल आइडियाज अबाउट दिस सब्जेक्ट। रिलेशनल में क्या होगा? आई कैन लिंक माई आइडियाज टूगेदर टू सी द बिग पिक्चर। और एक्सटेंडेड में क्या हो जाएगा? आई कैन लुक एट दीज आइडियाज इन ए न्यू एंड डिफरेंट वे। यहाँ पे एक आइडियाज को लिंक करके एक पिक्चर है, बट यहाँ पे क्या आ गया? आइडियाज जो हैं उनको न्यू और डिफरेंट वे से देखा जाता है, और एक बिग पिक्चर नहीं बल्कि एक से ज्यादा अंदाज में, एक से ज्यादा सूरतों में उनको फिर जो है वो बयान किया जा सकता है। तो ये 5 टिपिकल वेज टू आंसर ए क्वेश्चन है। सोलो टैक्सोनॉमी में प्री स्ट्रक्चर है, यूनि स्ट्रक्चर है, मल्टी स्ट्रक्चर है, रिलेशनल है और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज हैं। जो प्री स्ट्रक्चर है ये शैलो लर्निंग होती है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव लर्निंग है। ये जो 3 लेवल्स हैं, जो प्री स्ट्रक्चर है, यूनि स्ट्रक्चर है और मल्टी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव लर्निंग हो रही होती है और शैलो लर्निंग है। क्वांटिटेटिव लर्निंग, जो चीज भी मकदारी लिहाज से आपके सामने आएगी उनको आप बयान कर पाओगे। वहीं पे रिलेशनल और एक्सटेंडेड रिस्पांस जो है ये क्वालिटेटिव लर्निंग हो रही होती है, और ये डीप लर्निंग होती है, जिसको हम डीप और सरफेस लर्निंग भी कहते हैं। कि जो प्री स्ट्रक्चर, यूनि स्ट्रक्चर और मल्टी स्ट्रक्चर के तहत जो अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ अरसे के बाद जो है वो नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। वहीं पे रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग होती है, और ज्यादा अरसे तक जो है वो फिर रहती भी है। तो सोलो टैक्सोनॉमी जो है that provides a simple and robust way of describing how learning outcomes grow in complexity from surface to deep understanding। बिग्स और कॉलेज ने फिर बयान किया कि ये सोलो टैक्सोनॉमी है, इसके जरिए से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से लर्निंग जो है या लर्निंग आउटकम्स जो है वो कम्प्लेक्सिटी के अंदर जो है, सिंपल टू कम्प्लेक्सिटी की तरफ जब जाते हैं तो उनको देखते हुए किस तरह से सरफेस टू डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी डेवलप होती है। सो आउटकम्स ग्रोज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सरफेस टू डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है। अब सोलो के साथ हम थॉटफुली डिजाइन कर सकते हैं लर्निंग इंटेंशंस। जब सोलो टैक्सोनॉमी आप यूज कर रहे हो तो लर्निंग इंटेंशंस और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बड़ी सोच विचार के साथ तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से इफेक्टिव जो है क्राइटेरिया जो है उसको बेहतर तौर पर यूज किया जा सकता है। आइडेंटिफाई एंड यूज इफेक्टिव सक्सेस क्राइटेरिया, कामयाबी के लिए को म्यार जो है उसको बेहतर तौर पर इफेक्टिवली आप इस्तेमाल कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी तरह से जो लर्निंग आउटकम्स के हवाले से फीडबैक जो है वो सोलो टैक्सोनॉमी के जरिए से हमें मिलती है। फीडबैक तो मिलेगी ही, और फिर वही फीडबैक जो है वो लर्निंग आउटकम्स की तरफ आप फीड करोगे। इसी तरह से मीनिंगफुली रिफ्लेक्शन आती है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। प्री स्ट्रक्चर है तो फिर यूनि स्ट्रक्चर है तो मल्टी स्ट्रक्चर है तो रिलेशनल है तो अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है जाना है। तो ये मीनिंगफुली आप रिफ्लेक्ट करते हो कि इसके बाद क्या जो करना है। अब उस हवाले से जब ये पांचों लेवल्स देखते हैं, यहाँ पे यूनि स्ट्रक्चर बयान है बट प्री स्ट्रक्चर नहीं है, 4 को बयान किया गया है क्योंकि प्री स्ट्रक्चर में तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उसका मीनिंग नहीं बन रहा होता है, इस वजह से वो यहाँ बयान नहीं किए गए। सो यूनि स्ट्रक्चर है, यूनि स्ट्रक्चर के लिए वर्ब जो है वो डिफाइन है, आइडेंटिफाई है, नेम है, ड्रा, फाइंड, लेबल, मैच, फॉलो ए सिंपल प्रोसीजर।
ये यूनिस्ट्रक्चर के वर्ब्स हैं। फिर मल्टी स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब, लिस्ट, आउटलाइन, कंप्लीट एंड कंटिन्यू और कंबाइन है। रिलेशनल में सीक्वेंस है, क्लासीफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, एक्सप्लेन, एनालाइज, फॉर्म एंड एनालॉगी, ऑर्गेनाइज, डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन, रिलेट एंड अप्लाई है। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में जनरलाइज है, प्रेडिक्ट, evaluate, reflect, hypothesize, theorize, create, prove, justify, argue, compose, prioritize, design, construct और perform है। तो ये दी लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से जो वर्ब्स हैं, जब हमने यूनिस्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो डिजाइन करने हैं, हमें इनको देखते हुए लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ये मिलती जुलती है। सो सोलो टैक्सोनॉमी जो है ये बेस करती है थ्योरी अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर। सो सोलो इज बेस्ड अपॉन ए थ्योरी अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, जहाँ टीचिंग और लर्निंग है। टीचिंग और लर्निंग मीन डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ है इसका तल्लक, rather than a theory about knowledge। जो कॉग्निटिव डोमेन है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसका ज्यादा तल्लक जो है वो नॉलेज के साथ है, जबकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से हटके सोलो का ज्यादा तल्लक जो है वो टीचिंग और लर्निंग के साथ है। सो ब्लूम जो है ये बहुत बेहतर है टीचर्स के लिए कि जब वो क्वेश्चंस की प्लानिंग कर रहे होते हैं या क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं या चेकिंग लर्निंग को चेक कर रहे होते हैं। ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, वो टीचर्स के हवाले से ठीक है कि इन टीचर्स के हवाले से जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, चेकिंग लर्निंग कर रहे हैं, बट नॉट ग्रेट फॉर स्टूडेंट्स। अच्छी तो है बट बहुत अच्छी हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, आई हैव डन अप्लाइंग सर, कैन आई मूव ऑन टू एनालिसिस नाउ। So progress is not implicit with blooms। जब हम ब्लूम्स की बात करते हैं तो वहां पर जो प्रोग्रेस है वो इम्प्लिसिट नहीं होती, जिस वजह से ब्लूम से ज्यादा जो है वो सोलो को अहम फिर समझा जाता है। तो सोलो क्यों बेहतर है? क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर है। सोलो जो है वो डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर है क्योंकि इसके जरिए से यूजफुल फीडबैक मिलती है, जिसके जरिए से आप अगला स्टेप अपना क्लियर अंदाज में बयान कर सकते हो। ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अंदर इस तरह से नहीं है, ये डायग्नोस्टिक टूल फ्राहम करती है। इसी तरह से यूजफुल असेसमेंट टूल के तौर पर है, जिसमें जो क्लियर लिंक्स हैं विद रूब्रिक्स जो है। फिर इट कैन हेल्प प्लान ऑब्जेक्टिव्स एंड सक्सेस क्राइटेरिया विच फोकस ऑन प्रोग्रेस। ऑब्जेक्टिव और सक्सेस जो सक्सेस क्राइटेरिया है उस हवाले से ये मदद देती है और फिर प्रोग्रेस को मद्देनजर रखती है, प्रोग्रेस पर फोकस है इसका। एंड डिस्क्राइब द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स जो है वो सोलो टैक्सोनॉमी के जरिए से हमें मिलते हैं। सो थिंकिंग स्क्वायर्स अगर हम देखें सोलो टैक्सोनॉमी को ही देखते हुए सबसे पहला बुनियादी क्या है, हु इज शेक्सपियर, जो जो एक तरह से आप कह सकते हैं यूनिस्ट्रक्चरल है। यूनिस्ट्रक्चर के बाद जो है वो मल्टी स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट डिड ही डू एंड व्हाई, व्हाट डिड ही डू एंड व्हाई, ये मल्टी स्ट्रक्चर है। उसके बाद रिलेशनल आ जाता है, हाउ डज शेक्सपियर कंपेयर्स टू ए मॉडर्न प्ले राइट, शेक्सपियर कंपेयर टू ए मॉडर्न, ये अब रिलेशनल हो गया। हाउ डज शेक्सपियर कंपेयर्स टू ए मॉडर्न प्ले राइट। और फिर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर डज शेक्सपियर इन्फ्लुएंस ऑल मॉडर्न राइटर्स। सो ये थिंकिंग स्क्वायर मैंने आपके सामने एक बयान किया कि जहां पर यूनिस्ट्रक्चरल क्वेश्चन है, मल्टी स्ट्रक्चर है, रिलेशनल है और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में क्वेश्चंस हैं। और यही क्वेश्चंस सामने रखते हुए जब हम क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो फिर उसके जरिए से रिजल्ट्स हमारे पास ज़्यादा बेहतर अंदाज में आते हैं। स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी ही बेहतर और क्लियर अंदाज में जो है वो हो पाती है। So that's it. Thank you. Allah Hafiz.